गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, आज के अपन इस लेक्चर में जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर अपन ने डिस्कस किया था, उसके कुछ प्रीवियस ईयर नीट वाले क्वेश्चन प्लस बेटा जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन सब मिलकर सोल्व करते हैं। तो बेटा जी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बताता भी हूँ आपको, कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा जी पूरे चैप्टर में एक तरह से आपको रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि हर कंसेप्ट से बेटा जी इस चैप्टर के हर कंसेप्ट से आपके सामने क्वेश्चन आएगा और हम उस कंसेप्ट को भी समझते हुए आगे चलेंगे। तो रेडी हैं आप? करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जी बोर्ड पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर का लेकर आए हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाई, एक सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं बच्चों। तो डीएनए की स्ट्रक्चर ये आप देख लो, बताते हैं अपन। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर, फर्स्ट कार्बन बेटा जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये रहा फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे यहां अपन जोड़ते हैं नाइट्रोजिनस बेस, बॉन्ड आ गया कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिफ्थ कार्बन से बेटा जी फॉस्फेट जोड़ते हो आप। अब ये कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे कनेक्ट होते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट और जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में बेटा जी नाइट्रोजिनस बेस आ गया, शुगर आ गया और फॉस्फेट आ गया। ऐसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड मान लिया बेटा जी अपन ने, ये लो, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की एक चेन जुड़ गई ना, ये वही नाइट्रोजिनस बेस, ये रहा। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं याद करो, थर्ड कार्बन का OH था यहां, ये इस फॉस्फेट से, और इस वाले न्यूक्लियोटाइड का ये जो कार्बन है ये रहा। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में बेटा जी कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक से नहीं जुड़ेंगे। जो एन ग्लाइकोसिडिक है वो तो फर्स्ट कार्बन शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच होगा। ये वाला जो बॉन्ड है, हाँ, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। फॉस्फो दोनों साइड में आता ना, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमाइनो एसिड के बीच होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा जी नाइट्रोजिनस बेस के बीच होता है। क्लियर है फंडा और कंसेप्ट? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। वैसा सा ही क्वेश्चन आपके लिए, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुगर जुड़ता है नाइट्रोजिनस बेस से, क्या बना बच्चों? न्यूक्लियोसाइड बना। और जब न्यूक्लियोसाइड में हम क्या जोड़ दें? न्यूक्लियोसाइड में जब आप फॉस्फेट जोड़ दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो क्या कह रहा है? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से डिफर है? बिल्कुल डिफर है। इसमें क्या एब्सेंट होगा? न्यूक्लियोसाइड में कौन नहीं होगा? न्यूक्लियोसाइड में बेटा जी फॉस्फेट नहीं होगा। कहां है? थर्ड पे ऑप्शन दे रखा है, फॉस्फेट ग्रुप 2। बिल्कुल, ये अटैच्ड हो गया। अगला क्वेश्चन 3 पे चलते हैं बेटा जी। आओ देखें क्या है थर्ड क्वेश्चन। बोथ डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ शुगर। कौन सी शुगर है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में बेटा जी कार्बन कितने? 5 कार्बन है तो मैं क्या बोल दूंगा? पेंटोज शुगर। राइबोज का फॉर्मूला बोलो देखिए, C5H10O5। कौन सी शुगर? राइबोज। और बच्चों जब डीऑक्सी राइबोज बनाओगे, डीऑक्सी राइबोज, तो बेटा जी राइबोज में से डी का मतलब हटा दो। किसको हटा दूं? ऑक्सीजन को हटा दूं, तो अपने पास आ गया C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम होती है, वो शुगर कौन सी आ गई? डीऑक्सी राइबोज, जो डीएनए में होती है। और एक कौन से कार्बन से हटेगी बेटा जी? ये जो ऑक्सीजन हटती है वो सेकंड कार्बन से, इसलिए इसको सेकंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। सेकंड कार्बन से, ध्यान रख लेना, रख लोगे। चलो आगे क्वेश्चन आया 4th पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सोचो समझो सुनो। द फैक्ट दैट ए प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद ए पायरिमिडीन बेस। बिल्कुल, प्यूरिन बेटा जी किससे जुड़ रहा है? पायरिमिडीन से जुड़ रहा है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। एक तरफ है एडिनिन, डबल बॉन्ड थाइमिन, गुवेनाइन है, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडीन है। बिल्कुल जुड़ते हैं।
लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। तो बेटा जी इनके जुड़ने से डीएनए की कौन सी प्रॉपर्टी, तो जैसे आपने डबल हेलिक्स डीएनए बेटा जी ऐसा बनाते हो, मान लो डीएनए की डबल हेलिक्स है, इसके बीच में ये आ गए, बॉन्ड आ गए यूरिन और पायरिमिडीन के बीच, तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जी। ये जो अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, इसको ऐसे ही समझ लियो, जैसे ए डबल बॉन्ड टी, यहाँ जी ट्रिपल बॉन्ड सी, जो भी है टी डबल बॉन्ड ए। तो प्यूरिन के सामने ऑलवेज पायरिमिडीन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेटा जी। ये जो डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, एक समान रहेगी, क्योंकि प्यूरिन के सामने हमेशा कौन रहेगा, पायरिमिडीन। तो ये इसकी जो विड्थ है, जो इसका डायमीटर है, जो डिस्टेंस है, उसको क्या रखेगा, सिमिलर, यूनिफॉर्म रखेगा। तो आपको पता है बेटा जी डीएनए का डायमीटर कितना बताते हो, 20 एंगस्ट्रॉन और 2 नैनोमीटर। इसे कांस्टेंट फिक्स रखेगा ये, इसी वजह से बोल सकते हो प्यूरिन के सामने कौन आ रहा है, पायरिमिडीन। तो द एंटी पैरेलल नेचर, एंटी पैरेलल तो बेटा जी वो है ना 5 to 3, 3 to 5, एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव नेचर तो अलग बात होगी, एक पुराना स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड है, वो सेमी कंजर्वेटिव। यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए, पूरे डीएनए में एक समान चौड़ाई। क्लियर बात बेटा जी, लेंथ नहीं विड्थ की बात आ रही है। ये रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी, 20 एंगस्ट्रॉन और 2 नैनोमीटर। क्लियर। चलो अब इसमें वो बेस स्टेकिंग का भी ध्यान रख लेना बच्चों, बेस स्टेकिंग वर्ड आता ना, हाँ, एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर ऐसे पेयर होते हैं, बेस पेयर। अरे लेडर देखिए सीडी, लेडर के साइड वाले ये दोनों स्टैंड, ये तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, और जहाँ लेडर में बच्चों अपन पेयर रख के ऊपर चढ़ते हैं ना, वो ये नाइट्रोजनस बेस मान लो, बेस पेयर, वो बेस स्टेकिंग हो गए। वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको स्थायित्व प्रदान करते हैं विद हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलकर। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन ही बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आया 5th, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। बच्चों डीएनए और हिस्टोन पे चार्ज बोलो, बिल्कुल पता होगा आपको। डीएनए पर, डीएनए में है कौन से, फॉस्फेट, और फॉस्फेट की वजह से डीएनए पे चार्ज बेटा जी कैसा, नेगेटिव। हिस्टोन की बात करूं, हिस्टोन बेटा जी प्रोटीन, यूकैरियोट में अमाइनो एसिड कौन से, बेसिक, तो हिस्टोन पे चार्ज बेटा जी कौन सा, पॉजिटिव। क्लियर है। इसलिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा रहेगा, रैप्ड अराउंड रहेगा। और बेसिक अमाइनो एसिड भी आपको याद होंगे, इसमें कौन से होते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन में कौन सा मिलेगा, ये दो मेन मिलेंगे। हाँ, आर्जिनिन और मेनली लाइसिन, तीन ही तो होती है बेसिक अमाइनो एसिड, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। क्लियर है। तो देख लो बच्चों, डीएनए पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हिस्टोन पे पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। थर्ड कर दूं मैं, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन पे पॉजिटिव है। शाबाश, मेरे से पहले ही सोल्व कर दिया, वेरी गुड। आओ क्वेश्चन 6 पे करो इसको भी सॉल्व। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शंस आर लोकेटेड एट। हाँ बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख लो बच्चों, ये डायग्राम आ रहा है आपके सामने, ये आया डायग्राम, डीएनए के डबल स्टैंड, यहां जोड़ा प्रमोटर, इत्थे जोड़ा टर्मिनेटर। ये लो 3 to 5 और 5 to 3 बोल दूं मैं, 3 to 5 और 5 to 3 डेज। अब पता आपने को बच्चों, जो डायरेक्शन 3 to 5 होती है वो कौन सा स्ट्रैंड हुआ, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और 5 to 3 वाला बेटा जी कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर जो स्टार्ट कर रहा है, टर्मिनेटर जहां टर्मिनेट होगा। और एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर बच्चों आपको प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन पोजीशन बतानी है, कुछ नहीं दे रखा हो, तो हमेशा विद रेफरेंस टू किसके बताओगे, कोडिंग स्ट्रैंड के, कोडिंग स्ट्रैंड के। तो प्रमोटर की लोकेशन पूछे तो कहां बताओगे आप, 5th एंड पर, कोडिंग के रेफरेंस में 5th हुआ ना। और टर्मिनेटर की बेटा जी पोजीशन कौन सा एंड बता दोगे, 3rd एंड। कुछ नहीं है तो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताना है। ये अपस्ट्रीम होता है और उसकी पोजीशन डाउन स्ट्रीम बता देते हैं बच्चों। क्लियर। तो देख लो, प्रमोटर 3rd एंड पे, गलत बात, प्रमोटर तो कहां आएगा, 5th एंड पे। किसके रेफरेंस में, हमेशा कोडिंग के रेफरेंस में। प्रमोटर 5th एंड पर बिल्कुल अप स्ट्रीम एंड 3rd डाउन स्ट्रीम एंड। ये लो 2nd ही आ गया, प्रमोटर 5th एंड पर, टर्मिनेटर 3rd एंड पर। ये टर्मिनेटर है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन की बात हुई थी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। क्लियर।
दे दें आंसर सेकंड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू AUG। AUG के रेफरेंस में क्या सही है? तो बेटा जी AUG क्या है? एक जेनेटिक कोडोन है। कौन सा कोडोन? इनिशिएटर, प्रारंभक, जो आपकी चेन को स्टार्ट करता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट, AUG। इट कोड फॉर मिथियोनिन, बिल्कुल मिथियोनिन को कोड करेगा। AUG कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है? मिथियोनिन। इट ऑल्सो एन इनिशिएशन कोडोन, हाँ इनिशिएशन है, प्रारंभक कोडोन है। वाइल बेटा जी वो जो 3 होते हैं UAA, UGA, UAG, वो स्टॉप कोडोन होते हैं। इट कोड फॉर मिथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, हाँ वहां फॉर्मल मिथियोनिन बेटा जी बोल देते हैं, बाकी दोनों में मिथियोनिन को ही कोड करता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, अपना आंसर 4th हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया। क्लियर? बात भेजे में घुसी, क्रिस्टल क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, बिल्कुल एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। पहले कौन आया? RNA वर्ल्ड वाला वो है ना पैराग्राफ। पहले बेटा जी कौन? RNA। फिर इसमें म्यूटेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और ज्यादा बेटर बेटा जी जेनेटिक मटेरियल कौन बना? DNA। इन फर्स्ट टाइम जो इवोल्व हुआ वो कौन था? RNA था। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसको माना जा सकता है? RNA को। लेकिन बेस्ट जेनेटिक मटेरियल की बात आए तो DNA है। अपन सब में DNA जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो RNA से DNA बना बच्चों, म्यूटेशन, उसमें कुछ चेंजेस हुए, स्टेबिलिटी DNA की ज़्यादा होती है। RNA में आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो सेकंड कार्बन पर वो हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है ना RNA में बच्चों, और यूरेसिल होता है, इधर DNA में थाइमिन होता है, इसलिए DNA स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए बेटा जी बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन पहले कौन आया था? RNA आया था। ये तो RNA वर्ल्ड में बदल गया। आओ क्वेश्चन 9 पे आए अपन। विद रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट में बच्चों परिपक्व mRNA के रेफरेंस में क्या कह रहा है आपसे? एक्सोन एंड इंट्रोन। हाँ देख लो, पहले बेटा जी यूकैरियोट की बात हो रही है, प्रोकैरियोट की नहीं। ये जो DNA है, DNA से क्या बनता है? बोलो बोलो बोलो, सीधा mRNA नहीं, पहले क्या बना? hnRNA। देन बच्चों स्प्लाइसिंग हुई, स्प्लाइसिंग से क्या बना? मैच्योर मैसेंजर RNA। डिफरेंस आपको पता है, hnRNA में कौन? दोनों होते हैं, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन। और ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग बच्चों, स्प्लाइसिंग के दौरान किसको हटा दिया जाएगा? इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा। तो mRNA में केवल कौन आएंगे? मैच्योर mRNA में कौन बचेगा? एक्सॉन बचेगा। और स्प्लाइसिंग होती यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में होती नहीं है, बैक्टीरिया में। ध्यान है आपको। चलो फिर देखो ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग कौन सा है। एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA। मैच्योर RNA का मतलब बेटा जी mRNA समझ लो आप। मैच्योर तो दे ही रखा ना क्वेश्चन में mRNA। hnRNA को बोला गया था प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये वर्ड भी ध्यान रख लेना। यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन से सबसे पहले बनेगा वो hnRNA होगा, इसलिए बेटा जी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राथमिक अनुलेखित, फिर बना mRNA स्प्लाइसिंग के बाद। तो एक्सोन अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA। बिल्कुल बेटा जी, एक्सोन तो होंगे मैच्योर में, बट इंट्रॉन नहीं होगा, वो स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस से हटा दिया जाएगा। स्प्लाइसियोसोम यूज होता है, बिल्कुल। फिर RNA लाइगेज इसको बाइंड कर देगा बच्चों। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। The human chromosome with the highest and least number of gene in them are respectively, बिल्कुल HGP में दे रखा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बच्चों। उसके लास्ट में जो कुछ सैलिएंट फीचर दे रखे ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पता है क्रोमोसोम फर्स्ट में मैक्सिमम 2968 जीन दे रखी है, और क्रोमोसोम वाई में बेटा जी कितनी दे रखी है? 231 जीन। ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट क्रोमोसोम 2968 क्रोमोसोम फर्स्ट, और सबसे कम वाई क्रोमोसोम में 231 जीन। इसीलिए सबसे लास्ट में बच्चों जिस क्रोमोसोम का वो सीक्वेंस एनालाइज हुई थी ना, वो क्रोमोसोम फर्स्ट ही था। सबसे ज्यादा जीन इसी में होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। चलो क्वेश्चन 11 आ गया आपके सामने, 11वां क्वेश्चन, रेडी रहें। Who among us the following scientists had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA?
तो बेटा जी ये जो आपका मोलिकुलर बेसिस वाला चैप्टर है ये, और एक इससे ठीक पहले वाला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स वाला, इन दोनों चैप्टर में से हर बार एक साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंटिस्ट ओरिएंटेड, मैंने साइंटिस्ट का एक अलग से लेक्चर बना के सारे साइंटिस्ट बेटा जी एक साथ डाल रखे हैं ना, देख लियो आप। तो इसमें डबल हेलिक्स जो डीएनए का मॉडल था, बीडीएनए का डबल हेलिक्स, उस मॉडल में कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं था? तो हमें पता है डबल हेलिक्स में बेटा जी वाटसन थे, क्रिक थे, वो फ्रैंकलिन थे, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जिनका यूज हुआ था वो सारे साइंटिस्ट का यूज था। फ्रैंकलिन थे, विल्किंस भी थे, एरविन चारगाफ का भी बेटा जी दे रखा है, चारगाफ इक्विवेलेंसी में बता ही रखा है, प्यूरिन और पायरिमिडिन इक्वल बात आती है ना, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एप्लीकेबल होता है। मिजेल्सन और स्टोल, इनका रोल डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए में नहीं था। मिजेल्सन स्टेल तो बेटा जी वो थे, कौन वो? अरे जिन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन किस मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। हाँ, ई कोलाई पे जिनका एक्सपेरिमेंट था वही वाले, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिए थे ना, N14 15 जो रेडियो एक्टिव नहीं थे, वो मैथ्यू मिजेल्सन और स्टॉल। तो इनका डबल हेलिकल में कोई रोल नहीं था। इन्होंने तो बोला था डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी मेथड से, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, तो फोर्थ आ जाएगा। बाकी तीनों का रोल था डबल हेलिकल में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? अच्छा क्वेश्चन। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है, जो एक दूसरे से 3 to 5, हाँ ये देख लेना बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन 3 to 5 डेज। और न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण को रोकने के लिए, अगर पॉलीमराइजेशन को रोकते हो तो हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? पहले सुन लो, अभी जो बता रहा था पहले क्वेश्चन में आया था ना, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन, ऐसे बेटा जी न्यूक्लियोटाइड एक के ऊपर एक अटैच्ड होते हैं। अब ये थर्ड कार्बन था, यहां ये वाला, और इसका कौन सा कार्बन था याद करो, फिफ्थ कार्बन, ये तो था ना। तो जब देखोगे आप तो बेटा जी फॉस्फोडाइएस्टर ऐसे बताया जाता है, 3 to 5 डायरेक्शन में होता है ना। तो इस ऊपर वाले शुगर का थर्ड कार्बन और इसका फिफ्थ कार्बन, ये था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसी को बोला जाता है। अब ये कह रहा है बच्चों, इस न्यूक्लियोटाइड को जुड़ने से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनने से कैसे रोका जाए, ये ना अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? इस चेन को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जुड़ने से, पॉलीमराइज बहुलकीकरण से हम क्या करें कि ये ना हो? पहला ऑप्शन देखो, रिप्लेस प्यूरिन विद पायरिमिडीन, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन ले आए, ऐसा हो गया। प्यूरिन की जगह अगर पायरिमिडीन ले आओ तो वहां प्यूरिन आ जाएंगे, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। रिमूव थर्ड OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, तीसरे पर, थर्ड से बेटा जी मैंने ये यहां थर्ड पे ये तो था, नॉर्मल अगर न्यूक्लियोटाइड लें तो यहां थर्ड पे OH ग्रुप ही तो होता है, इसी OH ग्रुप से तो बेटा जी कार्बन ये फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, तभी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे, OH हट गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। तो पहला क्वेश्चन ही आपने देखा था ना कि दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, कब जुड़ेंगे? जब उनके बीच क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो ऐसे तो बनेगा थर्ड और फिफ्थ के बीच। तो अगर हमने थर्ड में से पहले ही किसको हटा दिया, OH ग्रुप को बेटा जी रिमूव कर दिया जाए, तो क्या फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा? नहीं बनेगा। और जब बॉन्ड ही नहीं बना तो बेटा जी न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच या फ्यूज लिंक नहीं होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बना। क्लियर? तो अगर थर्ड से आपने OH को हटा दिया तो बेटा जी अच्छा क्वेश्चन, अब हम उन न्यूक्लियोटाइड को आपस में लिंक या जोड़ नहीं सकते, नहीं जुड़ेंगे तो वो चेन ही नहीं बनी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बना। अगला ऑप्शन भी देखो, रिमूव सेकंड OH ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, तो बेटा जी सेकंड कार्बन से OH को हटाना डीऑक्सीराइबोज में, तो डीएनए में तो सेकंड पर पहले से ही OH नहीं है, क्योंकि सेकंड पर है ही H, तभी तो डीऑक्सी है, एक ऑक्सीजन पहले से ही कम है कंपेयर टू आरएनए। गलत हुआ, बोथ बी एंड सी, तो बेटा जी बोथ बी एंड सी का मतलब बोथ सेकंड और थर्ड है ये, तो अपना यहां बेस्ट आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पे पहले से ही OH नहीं होता, केवल H होता है। आगे बात समझ, चलें आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रेडी आप?
तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज, अब बच्चों जब डीएनए सिंथेसिस की अपन बात करते हैं, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की जब बात आती है बेटा जी, तो जो रेप्लिकेशन है वो अपने को पता है होता तो हमेशा बेटा जी 5 to 3rd डायरेक्शन में है ना, लेकिन एक स्टैंड पे बेटा जी कॉन्टिन्यूअस होता है और दूसरे स्टैंड पर वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यही है। तो अकर इन वन स्ट्रैंड, एक साइड में, इस साइड में डिसकंटिन्यूअस होगा ना, तो डिसकंटिन्यूअस होता है बेटा जी अपन उसको क्या बोल देंगे, लेगिंग स्ट्रैंड, और जिधर कॉन्टिन्यूअस होता है वो वाला स्ट्रैंड क्या कहलाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये तो था। अब ये कह रहा है कि अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज, क्यों बेटा जी एक स्ट्रैंड में क्यों होता है, तो देख लो होगा हमेशा 5 to 3 डेज, ये फिक्स है बेटा जी। डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5 to 3 डेज होगा, चाहे वो लीडिंग पर हो चाहे वो लेगिंग पर हो, सीक्वेंस बेटा जी हमेशा यही रहेगी 5 to 3 डेज। क्लियर बात है? तो ये देख लो, ये इसका आंसर आ जाएगा कि डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, ठीक है लेंथ तो ज्यादा होती है, बट डीएनए डिपेंड, डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। तो बेटा जी जो मेन एंजाइम रेप्लिकेशन में काम आता है वो कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर डिपेंड करने वाला डीएनए पॉलीमरेज, वही तो है, डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड करेगा और बेटा जी नए न्यूक्लियोटाइड इस सीक्वेंस में जोड़ता रहेगा। पॉलीमराइजेशन बोलते हैं उसको, नए न्यूक्लियोटाइड का ऐड करना, बहुलकीकरण। तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 to 3 डेज। तो हमेशा चाहे बेटा जी डीएनए बनाओ चाहे आरएनए, डायरेक्शन हमेशा कौन सी रखोगे, 5 to 3 डेज, उसी डेज में वो पॉलीमराइजेशन करेगा। तो आंसर गया इसका सेकंड। चलें आगे, चलो क्वेश्चन 14 पर आते हैं। Which of the following step in transcription is catalyzed by RNA polymerase holo enzyme? क्या कह रहा है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू कौन सा स्टेप कैटेगराइज होता है, तो बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेज आते हैं, 3 स्टेप आते हैं, इनिशिएशन, फिर आता है इलोंगेशन दीर्घीकरण, श्रृंखला का प्रारंभन आया, दीर्घीकरण आया, और फाइनली समापन आया, टर्मिनेशन। 3 स्टेप आते हैं ना। तीनों के लिए बेटा जी देखो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और नीट का भी क्वेश्चन था इस बार आरएनए पॉलीमरेज से कनेक्टेड बेटा जी, 2020 नीट में भी आया था। आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए वाले, यहाँ जब डीएनए से आरएनए बनेगा ना बच्चों, तो जो डबल हेलिकल डीएनए है उसको अनवाइंड करने का काम भी यहाँ यही करता है आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के टाइम। हाँ जब रेप्लिकेशन होता है तब बेटा जी वो हेलिकेज और वो एंजाइम यूज होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कौन, ये सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, आरएनए पॉलीमरेज की। तो होलो एंजाइम बेटा जी इसमें ये है ना कि इनिशिएशन में तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर जुड़ेगा, कौन सा, सिग्मा फैक्टर, ये भी पूछा गया है। इलोंगेशन में मेन रोल आरएनए पॉलीमरेज का, टर्मिनेशन में पॉलीमरेज के साथ कौन आ गया, रो फैक्टर। तो क्लियर, यहां सिग्मा फैक्टर, यहां रो फैक्टर। तो इनिशिएशन में सिग्मा, टर्मिनेशन में रो, और बाकी मेन आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर। तो आरएनए पॉलीमरेज बेटा जी वैसे देखा जाए तो तीनों स्टेप में रोल प्ले करता है। तो अगर ऑप्शन में आपके ऑल ऑफ दीज हो तब आप ऑल ऑफ दीज कर दोगे। अगर ऑप्शन में बेटा जी ये 4th ऑप्शन या नन ऑफ दीज होता तो अपना जो बेस्ट आंसर जाता वो मेनली कौन से स्टेप के लिए होता, इलोंगेशन या तो दीर्घीकरण। मेन उसी को ये होलो एंजाइम पॉलीमरेज कनेक्ट करता है। बाकी ऑल ऑफ दीज है तो आप सब में इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा जी आंसर कौन सा जाएगा, 4th जाएगा। क्लियर है। होलो एंजाइम बोल देते हैं ना, इसकी यूनिट होती है बच्चों अलग अलग, वो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, होलो एंजाइम बोल देते हैं इसमें। जैसे वो बीटा डेश, ओमेगा डेश, अलग अलग इसकी यूनिट होती है बेटा जी, 5 अल्फा रो सारे। तो होलो एंजाइम होते हैं ना, दोनों पार्ट से मिलकर जो बने, उसी को आप बोल देते हो। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन 15 पे। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, जीन एक्सप्रेशन का बेटा जी कंट्रोल मेनली कौन से लेवल पर होता है, तो आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में बेटा जी अपन पढ़ते हैं प्रोकैरियोट में ये कंट्रोल 2 लेवल पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यूकैरियोट में कंट्रोल 5 लेवल पर होता है। ध्यान आपको, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, और जब बेटा जी एमआरएनए न्यूक्लियस टू मूव करता है साइटोप्लाज्म में वो, और एक ट्रांसलेशन। बट प्रीडोमिनेंटली और मेनली जो कंट्रोल होता है वो बेटा जी कौन से स्टेप पर रहता है, ट्रांसक्रिप्शन पर।
तो मेन जो एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है वो अनुलेखन स्तर पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होगा। क्लियर? इसमें सेकंड बेटा जी आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर द एसेसरी प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज, ये बेटा जी लेकोपेरोन वाला, एंड अफेक्ट इट्स रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेगुलेटरी प्रोटीन? नियामक प्रोटीन के बारे में, सहायक प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्रिया करते हैं और अनुलेखन में इसकी भूमिका को प्रभावित करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन नियामक प्रोटीन के लिए सही है? तो बेटा जी लेकोपेरोन वाला याद होगा। ओपेरोन जो है इस पर बेटा जी इनहिबिटरी, प्रमोटर, ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन, ये थी। अब जो रेगुलेटर प्रोटीन है, रेगुलेटर बेटा जी मेनली तो आई थी ना, ये थी रेगुलेटर नियामक। आई से बेटा जी क्या बनता है? रिप्रेशर आरएनए, और बन जाती है वो रिप्रेशर प्रोटीन, संदमक प्रोटीन। अब जो रिप्रेशर या रेगुलेटरी प्रोटीन थी बेटा जी वो दोनों का ही काम कर सकती ना। वो अगर ओपेरोन से बाइंड होकर एक्टिविटी बढ़ा दे पॉलीमरेज की तब तो वो पॉजिटिव था, एक्टिवेटर था, अगर कम कर दे तो नेगेटिव था, इनहिबिटर था। दोनों का रोल कर सकती है। रेगुलेट का मतलब दोनों टाइप से कंट्रोल कर सकता है। दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, केवल एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, गलत बात। लेकोपेरोन में तो बेटा जी रेगुलेटरी प्रोटीन ओपेरोन से बाइंड होकर, ऑपरेटर से बाइंड होकर रोक रही थी एफिशिएंसी को। दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, हमेशा डिक्रीज करते हैं ऐसा भी नहीं। दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। बिल्कुल आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, ये तो सही है, लेकिन डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, ये गलत बात है। एक्सप्रेशन को अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। एक्टिवेटर रिप्रेशर दोनों हो सकते हैं। दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर एंड एज रिप्रेशर, तो एक्टिवेटर का भी काम करेंगे और वो रिप्रेशर का भी काम करते हैं, दोनों टाइप से फंक्शन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पॉलीमरेज बढ़ा दो, एक्टिवेटर बोल दो, कम कर दे तो इनहिबिटर। अपने जो लेकोपेरोन दे रखा ना बेटा जी वो नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जांपल था। क्लियर? तो रेगुलेटरी आई इनहिबिटर प्रोटीन का प्रोडक्ट जाके अगर उससे बाइंड हुआ तो पॉलीमरेज की एफिशिएंसी वहां कम हो रही थी। बाकी काम दोनों की तरह करते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही लाइन है, एक्टिवेटर का भी और रिप्रेशर का भी। फोर्थ आ जाएगा। 17 पे आते हैं। Which was the last human chromosome to be completely sequenced? लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम कौन सा था जिसकी प्रॉपर सीक्वेंस बनाई गई? हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा जी आपके पास, क्वेश्चन 17। विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड? बिल्कुल एचजीपी वाले पॉइंट से है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बेटा जी ये क्वेश्चन बना हुआ है। वो कौन सा लास्ट क्रोमोसोम है जिसकी सीक्वेंस सबसे लास्ट में बेटा जी? तो ये वही क्रोमोसोम है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जी आप ध्यान रखोगे और आपको बताया भी था, क्रोमोसोम फर्स्ट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन कितने थे? 2968, सबसे ज्यादा जीन इस क्रोमोसोम पे। तो इसमें ही आ जाएगा, क्रोमोसोम फर्स्ट आ जाएगा। और ये बता रखा है मई 2006 में इसको सीक्वेंस किया गया। मई 2006 में लास्ट में इसी को सीक्वेंस किया था, जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे? जीन प्रेजेंट होंगे 2968, और मिनिमम बेटा जी वाई पर आपको बता रखे। क्वेश्चन 18वां आपके सामने बोर्ड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए? इसमें से आरएनए का फंक्शन कौन सा है? क्या करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड? देखो, इट इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल, क्या बेटा जी? पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण में डीएनए से राइबोसोम में आनुवंशिक सूचना के स्थानांतरण में, डीएनए से राइबोसोम तक बेटा जी बीच में कौन आ रहा है? आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। पहले डीएनए इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देगा, फिर एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनेंगे। काम आ रहा है आरएनए। इट कैरीज एमिनो एसिड टू राइबोसोम, ये राइबोसोम तक एमाइनो एसिड को लेकर जाता है। बिल्कुल, वो कौन सा? वो टीआरएनए है बेटा जी, जिसके एक साइड में कौन जुड़ा रहेगा? एमिनो एसिड। तो कैरी करने वाला कौन? टीआरएनए। ये भी है, आरएनए ही है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का घटक होता है, राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है। बिल्कुल बेटा जी, राइबोसोम बनाने वाले कौन से होते हैं? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए थर्ड स्टेटमेंट के लिए आरआरएनए, इसका टीआरएनए, इसका एमआरएनए, ये तीनों आरएनए के ही तो टाइप है, उन्हीं के रोल है, उन्हीं के फंक्शन है। तो फोर्थ कर दो, ऑल ऑफ एबो, सारे रोल इसी आरएनए के। चलो क्वेश्चन 19 पे बढ़ते हैं। वाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बेटा जी ऐसे भी चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन भी डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड वाले डीएनए से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखना अच्छे से सुनना।
कि while analyzing the DNA of an organism a total number of 5386 न्यूक्लियोटाइड वर फाउंड। तो किसी डीएनए का जब एनालाइज किया तो बेटा जी उस डीएनए में 5386 क्या मिले, न्यूक्लियोटाइड्स मिले, 5386 न्यूक्लियोटाइड मिले। आउट ऑफ विच द प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेस वर एडिनिन, इसमें एडिनिन बेटा जी आपको बता दिया 29% था, ग्वेनाइन 17% था, साइटोसिन 32% था और थाइमिन बेटा जी 17% थे। ये अपन ने इसमें आ गए। तो ये कह रहा है कंसिडरिंग द चारगाफ रूल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, चारगाफ रूल का पालन करते हुए क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चारगाफ रूल तो क्या कहता है बच्चों, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, ध्यान है अपने को। और चारगाफ रूल केवल एप्लीकेबल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर। अब पहली चीज बच्चों इसमें देखना, आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए तब पता चलेगा, आपको सीधा ही बता रखा है, जब प्यूरिन की अमाउंट ऑफ प्यूरिन किसके इक्वल होगी बेटा जी, पायरिमिडीन के। पहली तो सीधी बात ही याद रख लो, प्यूरिन की अमाउंट किसके इक्वल हो, पायरिमिडीन के। जब हम बोल सकते हैं चारगाफ का रूल एप्लीकेबल हो। तो प्यूरिन आपके पास कौन है, एडिनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन थाइमिन और साइटोसिन। अब इसमें बेस रेशियो के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो भाई, जितना एडिनिन है, एडिनिन बाइंड किससे होता है बच्चों, थाइमिन से, और साइटोसिन बाइंड होता है ग्वानिन से। तो एडिनिन जितना है अगर उतना ही थाइमिन है और साइटोसिन जितना है अगर उतना ही ग्वानिन है, तो बोल सकते हैं अपन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में प्यूरिन है तो सामने पायरिमिडीन होगा, इधर पायरिमिडीन है तो 100% सामने बेटा जी प्यूरिन ही होगा। तो एडिनिन और थाइमिन की अकाउंट क्या आनी चाहिए, अमाउंट बराबर, और साइटोसिन के बराबर कौन होना चाहिए, ग्वानिन। अगर ऐसा है तब आपका डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, बिल्कुल सीधी सी बात। अब देखो बच्चों, क्या यहां ऐसा है, एडिनिन कितना है 29, तो थाइमिन भी अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता तो कितना होना चाहिए था 29, लेकिन बेटा जी थाइमिन यहां कितना बताया है 70। तो एडिनिन और थाइमिन इक्वल नहीं है, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन भी इक्वल नहीं है बेटा जी, इक्वल नहीं है, मतलब ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है। पहली चीज तो ये, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा कि आरएनए होगा वो आपको पता चल जाएगा। थाइमिन है इसका मतलब डीएनए है, हाँ यूरेसिल होता तो आप बोल सकते थे सर आरएनए, बट थाइमिन है बेटा जी। इट इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, गलत बात, डबल स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता, वहां तो एडिनिन के बराबर थाइमिन होना चाहिए। इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सेकंड हम कर सकते हैं कि ये कौन सा डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड, इसमें एडिनिन थाइमिन के इक्वल होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्ट्रैंड ही एक है, एडिनिन थाइमिन कितने भी हो सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड है तब इक्वल होगा, इतने जितने प्यूरिन सामने उतने ही पायरिमिडीन होंगे। डीएनए नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, बिल्कुल कंक्लूजन आएगा, और वो कंक्लूजन ये आएगा कि ये कैसा डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। थाइमिन है तो डीएनए होगा, सेकंड कर सकते हो बेटा जी आंसर। अगला क्वेश्चन 20 पे आओ। इन सम वायरस डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट, सच ए डीएनए इज कॉल्ड। बिल्कुल बच्चों, नॉर्मली हम बोलते हैं डीएनए से कौन बनता है, आरएनए बनता है, इसे क्या बोलते हो आप, ट्रांसक्रिप्शन। कुछ वायरस में, हाँ रेट्रोवायरस, वहां आरएनए से बेटा जी कौन बनता है, डीएनए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या एक साइंटिस्ट के नेम पर बेटा जी क्या देते हो, टैमिनिज्म। ध्यान आया, आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और कौन से वायरस में, रेट्रोवायरस में, नाम ही रेट्रोवायरस है, लाइक एचआईवी इसी का एग्जाम्पल है बच्चों। तो ऐसे वायरस है जिनमें आरएनए से कौन बनेगा, डीएनए, टैमिनिज्म इस प्रोसेस को बोलते हैं। और आरएनए से बनने वाला डीएनए बेटा जी कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। इस डीएनए को आप क्या बोल सकते हो, सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये रहा थर्ड ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, आरएनए से डीएनए बने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम भी कौन सा आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरडीएनए, ये तो बेटा जी रिकॉम्बिनेंट होता ना, वो बायोटेक में आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, दो अलग अलग डीएनए के फ्यूजन से जो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो थर्ड आंसर गया। क्वेश्चन 21 पे आओ। एक और अच्छा क्वेश्चन मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट से बेटा जी पूछे जा सकते हैं ऐसे भी। क्या पूछ रहा है आपको, वो मिजेल्सन स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट ध्यान होना चाहिए, उस पर ओरिएंटेड है। इफ मिजेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यू फॉर 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया, द रेशियो
of 15, 15, 15, 14 containing DNA in the fourth generation would be। ध्यान है एक्सपेरिमेंट मिचेल्सन स्टोन ने ई कोलाई पर किया था, इस बात को प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है बेटा जी वो कौन सी मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। और वो थे ना इसमें जो डीएनए इनिशियली था 14 नाइट्रोजन वाला, नॉर्मली 14 ही होता है बच्चों, देन इसको कई जनरेशन तक बेटा जी 15 वाले में ग्रो करवाया था, तो अपने पास फाइनली जो डीएनए आया था तो उसके दोनों स्ट्रैंड ये हैवी नाइट्रोजन वाले थे 15N वाले। यहां से फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, ध्यान होगा, ठीक है ना। 15 का मतलब हेवी था, ये रेडियो एक्टिव नहीं थे, ये नाइट्रोजन के हेवी और लाइट आइसोटोप होते हैं। तो जिनमें दोनों 15 है बेटा जी उसको हेवी बोल देंगे, दोनों 14 है वो लाइट था, एक 14-15 होगा वो हाइब्रिड होगा। अब यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट जनरेशन में बेटा जी 20 मिनट लगते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में मीडियम हमेशा ये लेंगे अपन, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही चलो जैसा दे रखा है। तो 14 में लोगे तो पहला मैं फर्स्ट जनरेशन आपको बता दूं, एक डीएनए से आपके 2 बन गए, उसमें एक स्ट्रैंड तो वही रहेगा, एक नया आ जाएगा, तो वही तो है बेटा जी 15N वाला, और जो नया स्ट्रैंड आ रहा है वो मीडियम से आ रहा है वो 14N वाला। ये दोनों जो डीएनए यहां बने वो कैसे बने थे, हाइब्रिड डीएनए। क्लियर। अब ठीक है अगली तो फर्स्ट जनरेशन बेटा जी यहां होगी, यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता ना, ये जनरेशन कौन सी है, फर्स्ट। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद कितने डीएनए बने, 2। सेकेंड जनरेशन के बाद कितने डीएनए बनेंगे, 4। थर्ड जनरेशन के बाद बेटा जी कितने डीएनए बनेंगे, 8। और फोर्थ जनरेशन के बाद कितने डीएनए बन जाएंगे, 60। सीधा सा सिंपल। तो फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट के बाद 2 डीएनए, फिर सेकेंड जनरेशन जो 40 मिनट के बाद होगी 4, फिर थर्ड जनरेशन बेटा जी 60 मिनट के बाद होगी 8, और फिर फोर्थ जनरेशन जो 80 मिनट के बाद होगी उसमें 16 डीएनए आपके पास आ जाएंगे, स्ट्रैंड डबल कर लियो। अब ये कह रहा है आपको ये बताना है बच्चों, इन 16 में से 15N कितने होंगे, हेवी कितने होंगे, इनमें से हेवी के अलावा एक पूछ लिया, हाइब्रिड कितने होंगे, 15N 14N कितने होंगे, और लाइट बेटा जी कितने होंगे। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि फोर्थ जनरेशन के बाद कितने बने हैं, टोटल 16 बने हैं। अब बेटा जी पहले बताओ हेवी बनेगा क्या कोई ऐसा डीएनए होगा जिसके दोनों स्ट्रैंड 15 वाले हों, देख लो यहां से पॉसिबल है ऐसा। अगली जनरेशन में फिर वही मीडियम तो आप फिक्स ले लिया, यही यूज करेंगे हर बार, तो मीडियम से हमेशा 14 लोगे, तो कभी भी हेवी डीएनए तो बनेगा ही नहीं ना जिसके दोनों स्ट्रैंड 15 हो, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बस यहाँ स्टार्ट में था, अब कहीं नहीं बनेगा। तो ये हेवी वाला तो 0, कोई सी भी जनरेशन पूछ ले, सेकंड थर्ड फोर्थ, हमेशा हेवी डीएनए अब नहीं बनेगा। हाइब्रिड बेटा जी ये हाइब्रिड है। अगली जनरेशन में हाइब्रिड कितने बनेंगे, और जो नया बनेगा देखो अगली जनरेशन, एक जनरेशन से बता देता हूं मैं आपको, एक जनरेशन से याद रख लियो, ये बने, ऐसे तो सीधा कर सकते हो लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा समझा भी देता हूं मैं। ये 2 से बेटा जी आगे कितने बनेंगे, 4। अब 4 देखो कौन से बनेंगे, पहले इस वाले से बना लो 2, ये लो, एक ये थी, एक ये लाइन आ गई, 2 आ गई ना, और मीडियम से तो ये उठाओगे 14N, उठा लो, ये दोनों 14N, मैंने इसको 14 मान दिया, इसमें येलो जो है वो 15 है और ग्रीन है बेटा जी वो 14 है, हो गया। इस डीएनए को अपन ने इस स्ट्रैंड को, अब इस डीएनए की बात कर रहा हूं, एक ग्रीन ले लो, दूसरा उसमें येलो है, येलो, नया जो स्ट्रैंड आएगा वो यही आएगा, ये आ गया, नया वाला 14 होगा, ग्रीन वाला भी 14 था, येलो वाला 15 था, जैसा जो है वैसा उठा लो। तो 2 से कितने बन गए, 4 बन गए। अब आप देख लो 4 कैसे हैं, ये बेटा जी हाइब्रिड, ये वाला भी हाइब्रिड, और बीच वाले दोनों लाइट, 2:2। अब जो नया मीडियम से उठाओगे ना वो हमेशा 14N ही उठेगा, 15 नहीं उठेगा। तो कटेगा मतलब हर स्टेप में बेटा जी कौन बढ़ता जाएगा, 14 बढ़ता जाएगा। 14 बढ़ने का मतलब अब जो हाइब्रिड है वो तो 2 फिक्स रहेंगे, बाकी सारे कौन बढ़ेंगे, लाइट डीएनए। तो लाइट डीएनए के नंबर भी आप ऐसे एक सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हो,
कि नंबर ऑफ लाइट डीएनए आपसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं n-2, और यहाँ n है बेटा जी टोटल डीएनए, टोटल नंबर ऑफ डीएनए, उसमें से 2 कम कर दो वो लाइट का नंबर आ जाएगा। तो यहां लाइट डीएनए पूछे तो n कितने डीएनए, 1 2 में से 2 घटा दिए 0, को लाइट डीएनए है ही नहीं, हाइब्रिड है दोनों। यहां लाइट डीएनए पूछे तो बेटा जी n टोटल कितने हैं 4 -2 ये रहा, ये दोनों लाइट डीएनए बीच वाले, ये है हाइब्रिड। तो हर बार लाइट डीएनए की नंबर बढ़ती रहेगी, हाइब्रिड हमेशा फिक्स रहेगा, ये 2 ही हाइब्रिड चलेंगे हर बार, क्योंकि 15n का स्ट्रेंथ तो एक ही रहेगा ना 2। क्लियर। तो 4th जनरेशन के बाद बेटा जी कितने बन रहे थे, आफ्टर 4th जनरेशन कितने बताए थे डीएनए, 16 में से भारी 15 वाला तो बनेगा ही नहीं, 0 है, और ये वाला लाइट बेटा जी कितना बनेगा, लाइट के लिए फॉर्मूला आपके पास n-2, n कितने हैं 16 -2 ये 14 बन जाएंगे, इसमें लास्ट में हाँ ये 14 बन गए बच्चों, और बच गए वो ये 2 रह गए, हाइब्रिड 2, लाइट 14 और हेवी 0 करके भी देख सकते हो। अब देख लो इसमें, इसको आप बोल सकते हो 0:1:7, कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, देख लो 4th आ रहा है, तो आंसर इसका क्या चला जाएगा 4th चला जाएगा, करके देख लेना आप, स्टेप बाय स्टेप यही है। तो लाइट डीएनए की नंबर आप सीधे इससे भी निकाल सकते हो, n-2, n टोटल डीएनए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा जी, क्वेश्चन 22 आपसे क्या कह रहा है, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन इज बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अगर ये सीक्वेंस है ATGAATG, ये 5 to 3 days, कौन से कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, 5 to 3 कोडिंग की होता है, 3 to 5 टेम्पलेट होता है बच्चों। द सीक्वेंस ऑफ बेस इन इट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वुड बी, इससे जो आरएनए बनेगा उसकी क्या सीक्वेंस होगी, तो बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाले आरएनए की सीक्वेंस आप 2 तरह से निकाल सकते हो, या तो टेम्पलेट स्ट्रैंड लेकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, या एज इट इज कोडिंग स्ट्रैंड को लिख दो, बस थाइमिन की जगह क्या लगा दो, यूरेसिल लगा दो। दोनों ही तरीके बता देता हूं। पहला तरीका सीधा है, कोडिंग स्ट्रैंड को एज इट इज लिख दो, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा देना, AUG A, फिर से AUZ, ये आ गया आंसर। तो एज इट इज हम किसको लिख देंगे, कोडिंग स्ट्रैंड को लिख सकते हो, बस जहां थाइमिन है वहां कौन आएगा, यूरेसिल आ जाएगा। और दूसरा तरीका वो है ही है, कोडिंग से टेम्पलेट के रेफरेंस में बच्चों, क्योंकि टेम्पलेट ही बनाता आरएनए, इसका टेम्पलेट क्या आ जाएगा, TACTTAC, इससे अब आरएनए बना लो, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये टेम्पलेट स्टैंड है, तो T के सामने कौन आ गया, वही सेम आ गया, A, इसके सामने U, Z, AAU Z, ये 5 to 3 सेम ही है दोनों। तो सीधा तरीका तो बेटा जी यही रहेगा, अगर कोडिंग स्टैंड आपको दे रखा है तो कोडिंग स्टैंड को एज इट इज लिख दो, बस थाइमिन की जगह आप क्या बना लिख देना, यूरेसिल लिख देना, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है। देख लो कैसा रहा AUG, पहले यार आ गया, फर्स्ट कर दो आंसर, सोचना क्या फिर। चलो आगे क्वेश्चन 23 पे आओ। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ ए कोडोन इन mRNA इज 5AUG3, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद इट मस्ट बी, ये भी अच्छा क्वेश्चन बच्चों। tRNA की सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, तो mRNA की अगले ने क्या दे दी, mRNA बेटा जी वही हमेशा 5 to 3 डेज ही चलना है, DNA हो, mRNA हो, tRNA हो, सब में फिक्स है ये 5 to 3। तो इसका 5 to 3 दे दिया, AUG ये दे दिया। तो इसका जो tRNA होगा उसमें बेटा जी एंटी कोडोन की सीक्वेंस क्या होगी, तो आप एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं ना, ये वाला ऐसा सा डायग्राम दे रखा है, ये 5 एंड होता है, ये 3rd एंड होता है, 3rd एंड पर कौन जुड़ता है, एमाइनो एसिड। अब इसके सामने जो होगा वो तो बता ही सकते हो ना आप, क्या होगा, UAC। लेकिन बेटा जी इसकी जो रीडिंग है देखो वो अपन किधर से लगाएंगे, रीडिंग लगाने वाला ध्यान रखना है हमेशा 5 to 3, ये चला, ये 5 है इसका 5th एंड, ये रहा 5th एंड ऐसे आ रहा है, ऐसे ये गया, फिर ये 3rd, तो हमेशा रीड करेंगे 5 to 3 में, चाहे DNA RNA कुछ भी हो, 5 to 3। इसको जब 5 to 3 पढ़ोगे tRNA को तो CAU, समझ गए ना, ये 5 देख लो, मैंने बोर्ड पे देखो मेरे साथ साथ 5 ये है,
ये इधर से आ रहा है, तो CAU 5 to 3 days, ये ध्यान रखना बच्चों। तो देख लो 5 to 3 CAU कहाँ आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, 5 to 3 CAU, तो आंसर इसका सेकंड ही हो गया। चलो आगे क्वेश्चन 24 पर आते हैं बच्चों। द एमाइनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट इट्स, अभी बता रहा था एमाइनो एसिड टीआरएनए के कौन से एंड पर जुड़ता है, ये रहा थर्ड एंड, ध्यान रख लियो, जिसको एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी बोलते हैं। टीआरएनए का जो थर्ड एंड है ना बेटा जी, वो क्या कहलाता है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, एमिनो एसिड ग्राही एंड हो गया थर्ड एंड, वो सेकंड 24 का आंसर आ गया। नेक्स्ट, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू, बच्चों ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए एमआरएनए सबसे पहले कहां बाइंड होता है, याद करो एमआरएनए जो आपका है 5 to 3 days, ये सबसे पहले राइबोसोम की कौन सी यूनिट से बाइंड होगा, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये तो था कि पहले एमआरएनए इनिशियली बाइंड होगा स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ और बाइंड होके बेटा जी वो ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर देगा, फिर ऊपर वो लार्ज यूनिट बाइंड होती है। तो स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट सबसे पहले वो किससे जुड़ेगा, राइबोसोम की छोटी उप इकाई से। क्लियर है फंडा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन ई कोलाई लेक ओपेरोन का क्वेश्चन बच्चों, इन ई कोलाई द लेक ओपेरोन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, ई कोलाई में लेक ओपेरोन स्विच ऑन कब होगा, लैक्टोज की प्रेजेंस में, जब मीडियम में हमने क्या मिला दिया लैक्टोज एलोलैक्टोज, तब बेटा जी स्विच ऑन होगा, क्योंकि लैक्टोज यहाँ इंड्यूसर का काम करता है और लैक्टोज की एब्सेंस में वो स्विच ऑफ होता है। तो स्विच ऑन की बात कर रहा है, स्टार्ट कब होगा, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू रिप्रेशर। बिल्कुल बच्चों यही था ना, ये जो आई थी इनिबिटर, ये वो रिप्रेशर आरएनए बनाती है, और ये जो रिप्रेशर आरएनए था जिसको आप संदमक आरएनए बोलते हो, वो ऑपरेटर से जुड़कर एक्टिविटी को रोक देगा, तो स्विच ऑफ था। लेकिन ये जो लैक्टोज होता है बेटा जी, या एलो लैक्टोज की मैं बात करूं जो इंड्यूसर है, ये लैक्टोज इस रिप्रेशर से बाइंड होकर इस रिप्रेशर प्रोटीन को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, ये इनएक्टिव हो गया। इसके इनएक्टिव होते ही अब ये जो रिप्रेशर है वो ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और वो प्रोडक्ट एंजाइम बनेंगे, मतलब स्विच ऑन। तो पहला ही हो रहा है, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेशर प्रोटीन, और रिप्रेशर संदमक प्रोटीन से जुड़कर संदमक प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। बस पहला ही आ गया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखो देखे 27 अपने अब एग्जाम वाले क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड इन, अब देखना बच्चों ये जो मोल बायो वाला चैप्टर है इससे, और एक बेटा जी इससे जो ठीक पहले वाला जेनेटिक्स वाला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला बच्चों, इन दोनों चैप्टर से हर बार नीट में एक साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट ओरिएंटेड वैज्ञानिक के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार बेटा जी पूछा जाता है, मोस्टली इन दो चैप्टर से। इसमें भी मोल बायो वाले चैप्टर से आने के चांसेस ज़्यादा है। तो वैसा सा ये क्वेश्चन बोर्ड पे कि डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव, कि डीएनए बेटा जी सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, अर्धसंरक्षी विधि से प्रतिलिपिकरण करता है, ये सबसे पहले किस में बताया गया। तो आपको ध्यान होगा बेटा जी दो एक्सपेरिमेंट थे, मिजेल्सन एंड स्टोल वाला एक्सपेरिमेंट, वो तो किस पर था, ई कोलाई सबसे पहले ही था ना, और एक बेटा जी वो टेलर का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो ऑन वीसिया फाबा, प्लांट वीसिया फाबा पे, और ये था ई कोलाई पे, याद आया। तो यहाँ जो जिस पर डेमोस्ट्रेट किया गया बच्चों वो एक बैक्टीरिया था इस्चीरिशिया कोलाई, तो अपना आंसर क्या जाएगा इसमें, फर्स्ट आएगा। 1958 में वही मैथ्यू मिजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल का एक्सपेरिमेंट, तो आंसर फर्स्ट आ गया, बिल्कुल वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी, क्वेश्चन 28, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडी ऑन, किस पर अध्ययनों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ, फाइनलाइज हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। बेटा जी देखो अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल, या जेनेटिक मटेरियल कौन है, आनुवंशिक पदार्थ कौन है, इसे प्रूव करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट हुए। 3 में अब बेटा जी कंफ्यूजन था कि आरएनए है कि डीएनए है कि प्रोटीन है, क्या है जेनेटिक मटेरियल।
तो पहला एक एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान होगा बेटा जी, ग्रिफिथ वाला ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण एक्सपेरिमेंट याद आ गया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया वाला वही। देन सेकंड आया था एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, इन 3 साइंटिस्ट ने। फाइनली ये जो वर्ड आता ना अनइक्विवोकल प्रूफ, फाइनल प्रूफ, स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो वाले बेटा जी 3rd नंबर पे 2 साइंटिस्ट थे, हर्से एंड चेज। ये 2-3 बार क्वेश्चन बना हुआ है, हर्से एंड चेज। और इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? एक बैक्टीरियोफेज लिया था, T2 बैक्टीरियोफेज, ध्यान आया। और इसका इन्फेक्शन किस पर अटैक किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया पे। तो T2 बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी का बेटा जी लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने फाइनल कर दिया था? हर्से और चेज ने। और वो किस पर था? बैक्टीरियम पे, फंगस पे, वायरोड पे और बैक्टीरियल वायरस पे। 4th हो गया ना। बैक्टीरियल वायरस बेटा जी क्या थे? बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। T2, ये T2 बैक्टीरियोफेज था, इसी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था फाइनलाइज करने के लिए। तो आंसर अपना यहां कौन सा हो गया? 4th हो गया। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 29। 29 आपसे क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3rd फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों 2-3 बार पूछे गए हैं आरएनए पॉलीमरेज वाले। यूकैरियोट में 3 टाइप के होते हैं ना आरएनए पॉलीमरेज, तीनों याद रख लो, पॉलीमरेज 1st, 2nd और 3rd बेटा जी। तो पॉलीमरेज 1st तो क्या बनाएगा? आरआरएनए, आरएमटी होता ना, एमआरएनए और टीआरएनए। आरएमटी से याद रख लो सीक्वेंस, राइबोसोमल मैसेंजर, टीआरएनए। अब एमआरएनए है तो बेटा जी एमआरएनए से पहले कौन बनता है? एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए बनेगा ना, वो दोनों आरएनए पॉलीमरेज 2nd से रिलेटेड है। इसमें आरआरएनए तो राइबोसोमल आरएनए में बेटा जी 5.8 भी लिख सकते हो, 18 भी लिख सकते हो, 28S आरआरएनए, ये सब इसमें आ जाएंगे। और जो 5S आरआरएनए है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये तो तीनों याद रख लेना बेटा जी, इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज 1st, 2nd और 3rd। तो पॉलीमरेज 1st से कौन से बता दिए मैंने? पहले तो तीनों याद रख लो, आरएमटी। अब देखो एम है तो बेटा जी वहां एचएन भी आएगा, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर भी इससे पहले ही बनता है। आरआरएनए में राइबोसोमल में मेन ये 8 वाले 0.8, 18, 28, ये तीनों जो एस आरआरएनए है वो इसके साथ इंक्लूड हो गए। और जो 5S आरआरएनए है वो पॉलीमरेज 3rd से बेटा जी। तो 3rd हटाया है, पॉलीमरेज 3rd को हटा दिया तो इफेक्ट पड़ेगा आरएमटी, किस पर? टीआरएनए नहीं बनेगा। 3rd से कौन सा नहीं बनेगा? ट्रांसफर आरएनए। एचएनआरएनए और एमआरएनए दोनों किससे बन रहे थे? 2nd से। आरआरएनए किससे बन रहा था? 1st से। आरएनए पॉलीमरेज 1st से। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATCTG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस? आरएनए की सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे बेटा जी। इसने कहा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, एक रज्जुक में नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ये है, तो उसका जो पूरक होगा बच्चों एक दे दिया आपको ATCTG 35523, कुछ नहीं दिया तो आप सिंपली जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व कर लो। ATCTG, इससे जो आप आरएनए बनाओगे बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बना लो एडेनिन के सामने, थाइमिन नहीं बोलोगे, आरएनए है बेटा जी तो यूरेसिल। थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन, ये आरएनए आ गया। UAGAC कहां है ऐसी सीक्वेंस? आपको दिखेगी बेटा जी 2nd ऑप्शन में, तो आंसर गया 2nd। क्वेश्चन 31 पे आए। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, इन 4 कथनों को अच्छे से पढ़ो बच्चों। और ये आपसे बोल रहा है कि इनमें से कितने कथन सही है। अंडरलाइन हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट, राइट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता भी हूं बच्चों, हर स्टेटमेंट पढ़ के उसके आगे आप मेंशन कर लो कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है, 1 बाय 1 लेते चलो। इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसिन पेयर विद यूरेसिल, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि एडिनोसिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन में, जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो। ठीक है, तो एडिनोसिन के सामने थाइमिन नहीं, अब कौन आ जाएगा? यूरेसिल। एडिनोसिन, गलत मत समझना बच्चों, ऐसा नहीं कि एडेनिन है तभी यूरेसिल जुड़ेगा, एडिनोसिन के साथ भी जुड़ सकता है, गलत बात थोड़ी है, सही है।
कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एडिनोसिन के साथ थोड़ी जुड़ता हो, तो एडिनिन के साथ जुड़ता है। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, जैसे ये बनाया मैंने, ये बेटा जी शुगर हो गई, शुगर का कौन सा फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन से एडिनिन जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर एडिनोसिन है। जब आप इसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ दोगे तो एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना। अब ये न्यूक्लियोसाइड ही है एडिनोसिन, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दे दिया, एडिनोसिन। तो बेटा जी इससे यूरेसिल जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है आरएनए में। इसके सामने कौन आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, गलत का है। तो आरएनए में एडिनिन का एडिनोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, यूरेसिल होता है, क्लियर बात है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब वही तो हुआ, डीएनए से क्या बनाना, एमआरएनए। रेगुलेशन ऑफ लेक ओपेरोन बाय रिप्रेशर इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन। तो ये कह रहा है कि रिप्रेशर से लेक ओपेरोन का नियमन पॉजिटिव रेगुलेशन होता है कि नेगेटिव होता है। रिप्रेशर संदमक, बेटा जी जब रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ेगा तो आगे वो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा, बंद हो जाएगा, तो पॉजिटिव नहीं, रुक जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव रेगुलेशन। तो धनात्मक नियमन नहीं कहलाता बच्चों, ये ऋणात्मक कहलाता। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, गलत हो गया। तीसरा, द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्स 50,000 जीन। बेटा जी HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्लियर लाइन दे रखी है कि 50,000 नहीं 30,000 जीन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट लाइन भी क्या हो गई, गलत हो गई। फोर्थ, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बेटा जी दे रखा ना, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस वहां बता रखे हैं। तो हीमोफीलिया की जीन कौन से क्रोमोसोम पे मिलती है, X क्रोमोसोम पे। X क्रोमोसोम का मतलब कौन सा हुआ, सेक्स लिंक्ड, लिंग सहलग्न, और बेटा जी रिसेसिव होता है, बिल्कुल अप्रभावी है। फीमेल इस डिजीज की कैरियर होती है, पढ़ते ही अपन हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों ही X सहलग्न अप्रभावी होते हैं। लिंग सहलग्न अप्रभावी, बिकॉज जीन किस पर मिलेगी, लिंग गुणसूत्रों पर, X और Y पर, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर। ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है। तो A और D ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है। तो ट्रू पूछे चाहे फॉल्स पूछे, दोनों ही कितने हैं, 2 है। चलें आगे, चलो क्वेश्चन 32। आहा, एक और अच्छा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है बच्चों, 2 पॉइंट को मिला के क्वेश्चन आ गया, देखना ध्यान से सुनना। विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन ए सेल इन विच देयर इज ए नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक Y जीन। अगर Y जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, नॉनसेंस का मतलब बेटा जी हाँ अनर्थ म्यूटेशन हो जाए, तो कौन सा, अब आपको लेक ओपेरोन ध्यान होगा, उसमें तीनों जीन सीक्वेंस में बेटा जी Z, Y और A। अब देखो पहले इस नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब समझ लो आप, क्या होता है बेटा जी नॉनसेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन तो समझ गए ना आप, ये भी जेनेटिक्स वाले चैप्टर से मिक्स होके क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 2 अलग अलग कंसेप्ट मिक्स होके मर्ज होके भी बेटा जी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब ये हुआ, क्या हुआ, म्यूटेशन का मतलब केवल उत्परिवर्तन बेटा जी, सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए में अचानक चेंज हो गया, वही तो म्यूटेशन है। अब नॉनसेंस का मतलब सुनो बेटा जी, आपको स्टॉप कोडोन पता है, नॉनसेंस कोडोन 3 होते हैं स्टॉप कोडोन, चलो ऐसे समझ लेते हैं अपन। हुआ क्या कि अपने पास कोई मैंने एक जेनेटिक कोड लिखा UAC, या चलो जो आपको याद हो ट्रिपल U लिख देते हैं, ट्रिपल U जेनेटिक कोड है, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह है। अब ये U ट्रिपल U बेटा जी रिप्रेजेंट करता है कौन से अमाइनो एसिड को, फिनाइल एलानिन को। इस जेनेटिक कोड में मान लो म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, और म्यूटेशन से जेनेटिक कोड चेंज हो गया, और बेटा जी चेंज होकर इसकी जगह मान लो उन तीनों में से, वो तीनों कौन, UAG, UGA, UAA, इन तीनों में से कोई भी कोड बन गया, और ये तीनों कैसे कोडोन है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन ही थे ना, नॉनसेंस टर्मिनेशन कोडोन बोल देते हैं। तो ऐसा म्यूटेशन जिसमें कोई भी नॉर्मल जेनेटिक कोड, नॉर्मल का मतलब जो किसी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है वो नॉर्मल है, नॉर्मल जेनेटिक कोड किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टॉप कोडोन में। ऐसा म्यूटेशन बेटा जी क्या कहलाएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसमें फिर से सुन लो, नॉर्मल जेनेटिक कोड मॉडिफाइड इनटू स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, वो नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ। अब हमें यह भी पता है बच्चों, अगर स्टॉप कोडोन बन जाएगा
इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, वही चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप कोडॉन किसी भी एमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित नहीं करते। तो बात अपने भेजे में, अपने सेरेब्रम में अच्छे से घुसा लियो कि अगर स्टॉप कोडॉन आ गया, वही चेन टर्मिनेट कर देना है, वो किसी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और ऐसा म्यूटेशन क्या कहलाएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन। अब अपन समझते हैं इसको, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आपके पास 3 जीन है लेकोपेरोन की, जेड, वाई और ए। जेड कौन सा एंजाइम बना रही थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई से बेटा जी कौन बन रहा था, परमिएज। ए से कौन सा एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज, यही तो था। क्या कर रहा है, कौन सी जीन में, वाई जीन में क्या कर दिया, नॉनसेंस म्यूटेशन इस वाई जीन में हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन। तो बेटा जी जहां नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए वहीं से चेन को स्टॉप कर दो। तो यहां मान लो वाई पर ही चेन स्टॉप हो गई, इसी जगह स्टॉप कोडॉन आ गया। अब ये कोई अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ना ट्रांसक्रिप्शन ना ट्रांसलेशन, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में जब वाई जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, तो बेटा जी इन तीनों में से कौन कौन से एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, तो बनेगा ही, क्योंकि जेड में थोड़ी हुआ है, जेड तो अभी भी काम कर रही है। वाई में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है, अब यहां से एंजाइम बनना उसी जगह से बंद हो जाएगा, ना तो वाई से एंजाइम बनेगा, ना इसके आगे ए से बनेगा, क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया तो चेन तो यहीं रुक गई, आगे का कोई मतलब ही नहीं है। तो केवल ओनली कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, केवल ये बनेगा। अगर बेटा जी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लेते कि वाई में नहीं, मान लो ए जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, ए जीन में, तो सीक्वेंस तो यही है, तो जहां नॉनसेंस म्यूटेशन आ जाए वहीं चेन को स्टॉप कर दो। तो उससे पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज ये दोनों बनेंगे, बट ए वाला नहीं बनेगा। समझ गए आप बात। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन 33 पे आए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से रॉन्गली मैच्ड कौन सा, गलत कौन सा सुमेलित है वो ढूंढना है, फटाफट देखो। देखिए ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अनुलेखन में क्या करते हो, राइटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, डीएनए से टीआरएनए बनाते हो कि बेटा जी डीएनए से एमआरएनए बनता है, हाँ एमआरएनए बनता है, टीआरएनए नहीं बनेगा, गलत हो गया। और रॉन्गली मैच्ड पूछा गया तो पहला ही हो जाएगा, पहला ही गलत है। देख लो दूसरा भी, ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसलेशन में तो एमआरएनए से आप प्रोटीन बनाते हो, सही बात है ये तो। थर्ड, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू ए ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, बिल्कुल जो लेकोपेरोन में रिप्रेशर प्रोटीन है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी और आगे फिर बेटा जी स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम नहीं बनाएंगे, सही है। ऑपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर एंड प्रमोटर होता है, ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन भी थी, ऑपरेटर भी था, प्रमोटर भी था, सही है। इसमें रॉन्गली मैच पूछा तो आंसर गया फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34 की ओर। हाँ, कॉमनली यूज एचजीपी का क्वेश्चन है बेटा जी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है, तो एज इट इज एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, तो एचजीपी में बेटा जी जो वेक्टर आपको बताए थे, दो नाम याद होंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये थे ना। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये क्योंकि ह्यूमन जीन बेटा जी कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज होते हैं, तो बड़े जीन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं, जैसा कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते भी हो, यहां यूज होते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। एचजीपी जीनोम प्रोजेक्ट से कनेक्टेड। 35 पे आओ, ए नॉन प्रोटीनियस एंजाइम, सबको ही पता है, ऑलमोस्ट एंजाइम बच्चों किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, ऑलमोस्ट, सारे नहीं, एक्सेप्ट कौन सा, हाँ राइबोजाइम बेटा जी, जो राइबोजाइम जो प्रोटीन नहीं, किसका बना है, आरएनए मेड एंजाइम। और कौन सा आरएनए वो भी आपको पता होना चाहिए, 23S आरएनए, बैक्टीरिया में, यूकैरियोट में 28 आ जाएगा। तो आंसर गया सेकंड, राइबोजाइम 23S राइबोसोमल आरएनए। इसी में आता है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, जो राइबोसोम की लार्ज यूनिट में होता है और एमाइनो एसिड के बीच क्या बनवाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड को कैटालाइज करता है, वही वाला। चलो क्वेश्चन 36, वही पॉलीमरेज वाला क्वेश्चन फिर आपके सामने, ये राइबोजाइम वाला बच्चों फिर से रिपीट हो रहा है, अभी जो बताया।
विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया? कौन सा आरएनए है जो बैक्टीरिया में राइबोजाइम का भी काम करेगा और स्ट्रक्चरल आरएनए भी बनाएगा? स्ट्रक्चरल आरएनए का मतलब राइबोसोम की स्ट्रक्चर बना लेने वाला। आरएनए होता ना जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, अभी बताया था कौन सा, 23S आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए भी है। स्ट्रक्चरल आरएनए ऐसे है बच्चों कि बैक्टीरिया में राइबोसोम कौन से हैं, 70S है। 70S की एक यूनिट स्मॉल यूनिट है, वो तो 30S थी। एक लार्ज यूनिट होती है बेटा जी, लार्ज यूनिट इसमें 50S होती है। इसी 50S में आता है 23S आरएनए। तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाने में भी राइबोसोम की लार्ज यूनिट में, बड़ी इकाई में प्रेजेंट होता है। अगर यही क्वेश्चन बैक्टीरिया की बजाय बेटा जी यूकैरियोट के रेफरेंस में आ जाता तो वहां 23 की बजाय 28S आरएनए आंसर हो जाता, क्योंकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं। हाँ, तो वहां 28 हो जाता। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट की बात हो रही है तो यहां 23S आरएनए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 27, स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। ठीक क्वेश्चन, छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। संबंध का है स्प्लाइसियोसोम, याद आएगा? एक प्रोसेस है बेटा जी, नाम से देखो, स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग। हाँ, स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस से कनेक्टेड है। हिंदी नाम संबंध का है, इंग्लिश में समझ जाना है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसिंग कहाँ होती है? कहाँ होती है बोलो? यूकैरियोट में होती है ना। अरे यूकैरियोट में तो पढ़ी थी पहलवानों, उसमें क्या बताया था अपन ने कि डीएनए से पहले कौन बना, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से कौन बना, एमआरएनए। और एमआरएनए से बेटा जी कौन बना, प्रोटीन। तो डीएनए से एचएनआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनना स्प्लाइसिंग, ये ट्रांसलेशन होता है। और हमें पता है बेटा जी स्प्लाइसिंग में क्या होगा, एचएनआरएनए में एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं। स्प्लाइसिंग में किसको हटा दिया जाएगा, इंट्रोन को हटा दिया जाएगा। तो जो एमआरएनए होगा उसमें केवल कौन मिलेंगे, एक्सोन। तो स्प्लाइसिंग में आप इंट्रोन को हटाते हो और इसी में जो स्टेप में यूज होता है एंजाइम वो स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसिंग में काम आता है। और स्प्लाइसिंग फीचर है किसका, यूकैरियोट का। स्प्लाइसिंग प्रोसेस बेटा जी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, ध्यान है अपने को। तो स्प्लाइसियोसोम किस में नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। और प्रोकैरियोट्स आपके सामने यहाँ कौन है, बैक्टीरिया है, मोनेरा है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो न वहां स्प्लाइसिंग होगा ना स्प्लाइसियोसोम होगा। कहने का मतलब बैक्टीरिया में एचएनआरएनए बनता ही नहीं है बच्चों, वहां डीएनए से सीधा कौन बनेगा, एमआरएनए। क्लियर? चलें फिर क्वेश्चन 38। आहा, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपका वेट करते हुए बच्चों। इफ देर आर 999 बेसेज इन एन आरएनए, घबराना नहीं, बड़ा क्वेश्चन देख के सर डेटा कहाँ आ गए, मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सीधा सा, जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग रीड करते रहो, बिल्कुल बेटा जी सीधा ही आंसर आ जाएगा। इफ देर आर 999 बेस इन एन आरएनए दैट कोड फॉर ए प्रोटीन विद 333 अमाइनो एसिड। तो बच्चों एक आपको दे दिया, एक आरएनए दे दिया और उस आरएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस दे दिए, 999 नाइट्रोजनस बेस दे दिए। ठीक है, अब आपको पता है जेनेटिक कोड, एमआरएनए में तो जेनेटिक कोड होता है, और जेनेटिक कोड कितने नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है, 3। तो 999 नाइट्रोजनस बेस है, तो बेटा जी इसमें जेनेटिक कोड कितने होंगे, मैंने डिवाइड बाय 3 कर दो, तो कितने आ गए, 333। ये क्या हो जाएंगे, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड हो गए, कोडोन हो गए ना। एक कोडोन 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है, तो 999 नाइट्रोजनस बेस है तो कोडोन 333 हो गए। और एक कोडोन बेटा जी एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो कोड कितने हैं, 333। तो एमिनो एसिड भी आप कितने मान सकते हो, 333 एमाइनो एसिड। क्लियर बात, यही कह रहा अगला कि 999 बेस इन आरएनए दैट कोड फॉर ए प्रोटीन विद 333 एमाइनो एसिड, 333 एमिनो एसिड की प्रोटीन। एंड द बेस एट पोजीशन 901 इज डिलीटेड, म्यूटेशन हो रहा है, 901 नंबर का जो नाइट्रोजनस बेस है उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया, कुछ भी कर दिया। तो हटा दिया तो बच्चों चेन तो चेंज होगी, गड़बड़ होगी, डिस्टर्ब हो गई। इज डिलीटेड सच दैट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम्स 998 बेस। तो 999 थे, 999 थे, 901 नंबर के नाइट्रोजनस बेस को हटा दिया, अब कितने बचे, 998 बचे, एक कम हो गया।
देन हाउ मेनी कोडोन विल बी अल्टर्ड, कितने कोडोन बच्चों बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना है, सीधा सा लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट घुसाने वाली बात है। मान लो बेटा जी यहां है ये 901 नंबर का नाइट्रोजनस बेस, मान लिया अपन ने, ये फर्स्ट है, यहां ये 901 है। इस 901 को यहां से हटा दिया तो 901 से बेटा जी अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 से लेकर 900, ठीक है, 1 से लेकर 900 तक में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कौन सा हटा है? ये मान लो यहां 901 है और ये लास्ट का 999 है। क्लियर बात? हटाया किसको है? आपसे बोला हटा दिया 901 नंबर को, वहां से डिलीट कर दिया, हटा दिया। तो बच्चों 1 से लेकर 900 तक इन नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहां कितने जेनेटिक कोड आएंगे? 300 आएंगे। 300 जेनेटिक कोड बनेंगे ना, और 300 जेनेटिक कोड का मतलब एमिनो एसिड भी कितने आ गए? 300 एमिनो एसिड आ गए। एक जेनेटिक कोड का एक एमिनो एसिड होता है, तो 1 से 900 मतलब 300 एमिनो एसिड में क्या कोई चेंज होगा? आपने 901 नंबर का नाइट्रोजनस बेस हटाया है, तो स्टार्टिंग वाले 300 एमिनो एसिड या जेनेटिक कोड बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। तो पहले एमिनो एसिड और जेनेटिक कोड कितने थे? पहले जेनेटिक कोड थे 333, 333। अब कौन सा हटा दिया? 901 हटा दिया, हट गया। तो स्टार्ट वाले 300 जेनेटिक कोड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके आगे वाले जेनेटिक कोड क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बीच में से आपने एक नाइट्रोजनस बेस हटा दिया। हटाते ही वो पूरी चेन ही चेंज हो गई। तो कितने थे टोटल? 333। कितने सेम रहे? 300 सेम रहे। तो बदल गए कितने? आगे वाले 33। ये 33 जेनेटिक कोड क्या हो गए? चेंज हो गए। कब? जब आप 901 वाला नाइट्रोजनस बेस हटा देते हो। समझ गए? तो चेंज कितने होंगे? 33। तो आंसर आ गया फर्स्ट। इसमें कितने कोडोन बदल जाएंगे? और आपसे पूछता कितने कोडोन अपरिवर्तित रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, तो आप बोलते 300। समझ गए? हाँ, समझदार तो हुई। चलो 39 क्या कह रहा है? फिर से आरएनए का क्वेश्चन। देखो, सुनो, समझो। Which of the following RNA should be most abundant? सीधा ही है इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए मिलता है बच्चों? तो देख लो, एक तो आप साइज वाला ध्यान रख लियो, साइज के अकॉर्डिंग RMT। सबसे बड़ा आरएनए आपसे पूछे तो राइबोसोमल, फिर mRNA, फिर tRNA। और बेटा जी अगर अमाउंट की बात आए तो सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज होगा, RTM। तो अमाउंट की बात आए तो सबसे ज्यादा राइबोसोमल मिलेगा, फिर ट्रांसफर मिलेगा, और सबसे कम मैसेंजर। ठीक है, ये दोनों सीक्वेंस ध्यान रख लेना, अकॉर्डिंग टू साइज भी और एज पर अमाउंट भी। तो आपसे अमाउंट की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा? तो मोर देन 80% बेटा जी RRNA होता है। हाँ, 85% तक भी। तो कौन सा होगा? राइबोसोमल RNA। ये सबसे ज्यादा, अमाउंट में भी ज्यादा और साइज में भी सबसे लार्जेस्ट। इसी को बच्चों स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलते हैं। आरआरएनए का दूसरा नाम स्ट्रक्चरल आरएनए। क्यों? क्योंकि राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलते हैं। और टीआरएनए का दूसरा नाम सोल्यूबल आरएनए भी था। टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए, एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं ना, एडेप्टर, अनुकूलक अणु, ध्यान रखना रे। चलो क्वेश्चन 40 पर आए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सही सुमेल को चुनो, ढूंढो। एलेक्स जेफ्रे कहां आया था? फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हाँ, एलेक्स जेफ्रे। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से कोई कनेक्शन था क्या? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, न्यूमोनिया वाला, वही ट्रांसफॉर्मेशन। अल्फ्रेड हर्से एंड चेज, देखो साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। हर्से चेज का एक्सपेरिमेंट बेटा जी टीएमवी पे था क्या? टीएमवी बोले तो टोबैको मोज़ेक वायरस। इनका एक्सपेरिमेंट था T2 बैक्टीरियो फेज पे। ये भी गलत हो गया। मैथ्यू मिजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल, मिजेल्सन और स्टोल का एक्सपेरिमेंट, अरे पाइसम सेटाइवम पे थोड़ी था, ई कोलाई पे था। पाइसम सेटाइवम तो मटर है जिस पर एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जैकब और मोनार्ड बेटा जी बिल्कुल, लैक ऑपेरॉन। जैकब और मोनार्ड ने ऑपेरॉन कंसेप्ट दिया था, लैक ऑपेरॉन, जो फर्स्ट नॉन ऑपेरॉन था 1961। वही फोर्थ आ गया, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड। क्वेश्चन 41 लो, फिर से पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड सीधा ही कर दूं मैं। पॉलीमरेज फर्स्ट RRNA,
पॉलीमरेज सेकंड HNRNA और mRNA, पॉलीमरेज थर्ड tRNA, मिला लेना, हो गया 42। अच्छा इसी नीट 2020 का क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ये बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैंने एन लगा दिया, एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों। ट्रांसलेशन के स्टार्ट में क्या होता है सबसे पहले, देखो बच्चों ध्यान होगा कि ट्रांसलेशन का मतलब आप प्रोटीन mRNA से क्या बनाना है आपको भी, ट्रांसलेशन का मतलब तो ये हो ना बेटा जी, mRNA से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन का मतलब किसकी चेन, एमिनो एसिड की एक चेन बनानी है, एमिनो एसिड की चेन, पॉलीमर ही तो प्रोटीन होता है। अब एमिनो एसिड की चेन का मतलब बच्चों दो एमिनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड बनाना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। अब ध्यान रखो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी कहां से आएगी, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों ट्रांसलेशन के स्टार्ट में ये स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो एमाइनो एसिड है वो बेटा जी एटीपी से रिएक्ट करेगा, एमाइनो एसिड जो काम आ रहा है एटीपी से, और एक स्पेशल एंजाइम यहाँ यूज होता है और बन जाएगा एमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो एमिनो एसिड एटीपी से जुड़ा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहीं से आ रही है, एमाइनो एसिड खुद ही एक्टिवेट हो गया एटीपी के साथ जुड़कर, तो इसको आपने बोल दिया एक्टिव और चार्ज्ड एमिनो एसिड। अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, ये जो एक्टिव एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो जुड़ेगा tRNA से, क्योंकि एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम, एमाइनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का काम किसका है, tRNA का। तो tRNA जुड़कर बेटा जी ये बना देगा एमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स, ये बन गया, और साथ में AMP और वो एंजाइम अलग हो गए। तो कहने का मतलब जो एक्टिव एमिनो एसिड था एनर्जी वाला, वो जाके किससे जुड़ गया बेटा जी, tRNA से, और ये tRNA अब कहलाएगा चार्ज tRNA और लोडेड tRNA। और इस एमिनो एसिड का tRNA से जुड़ना tRNA का एमिनो एसाइलेशन कहलाता है। क्लियर। तो tRNA बच्चों सिंपली हम बता दें ये tRNA है, एक इसका एंटीकोडोन लूप होता है, एक आपको पता है जहां एमिनो एसिड जुड़ता है, तो जिस पर नहीं जुड़ा हुआ वो डिस्चार्ज है, और जिस tRNA पे आपने एमिनो एसिड जोड़ दिया वो बेटा जी चार्ज tRNA हो गया। और इस स्टेप को नाम क्या देंगे, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। tRNA से किसका जुड़ना, इस एक्टिव एमाइनो एसिड का। अब ये tRNA नॉर्मल नहीं है, ये चार्ज tRNA है, लोडेड tRNA है। तो tRNA से एमिनो एसिड जुड़ा, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA कहलाएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड जाएगा। हाँ एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन 43 पर आओ। इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, बिल्कुल एनसीईआरटी का फिर से क्वेश्चन, HGP से क्वेश्चन आए तो एनसीईआरटी से आए। HGP के थ्रू बच्चों बायोलॉजी की एक नई ब्रांच का इवोल्यूशन इवोल्व हुई, वो थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हाँ जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम से समझना। इसमें जो बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, जैसे HGP का मेन गोल क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेटा जी ये था ना, एक मेगा प्रोजेक्ट था लगभग 13 ईयर्स का, 13 ईयर्स का। उसका मेन गोल ये था कि आप में ह्यूमन में कितनी जीन है उसकी सीक्वेंस बनाना, बेस सीक्वेंस बनाना, और जीन का क्या फंक्शन है वो ज्ञात करना। तो इसी HGP से पता चला कितनी जीन है, लमसम 30,000 जीन है, हर क्रोमोसोम पर कौन सी जीन है, क्या उनका फंक्शन है, वो सारी बातें। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आई, DNA की, जीन सीक्वेंस की, जो भी इंफॉर्मेशन आई, जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा आए, उन डेटा को कंप्यूटराइज प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना, उन डेटा को कंप्यूटराइज कर देना, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो उन डेटा का एनालिसिस किया जा सके। तो बायोलॉजी के साथ उन डेटा को कंप्यूटराइज करना, बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलकर क्या बन गई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर। तो बायोलॉजी वो डेटा, जीन सीक्वेंस, DNA किसका क्या रोल है, उन्हें कंप्यूटराइज कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर दिया। तो बायोलॉजी विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंबाइनली कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आंसर गया थर्ड, जैव सूचना विज्ञान। 44 लैक ऑपेरॉन से कनेक्टेड क्वेश्चन है, सारे हाँ सारे मिलके दे दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मेज्ड, इनमें से कौन सा गलत है।
भाई रिप्रेशर प्रोटीन बच्चों बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, सही है। दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़कर एंजाइम को रोकेगी, ट्रू है, ये तो सही बताया था अभी पीछे। ऑपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रमोटर होता है, सही है। ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, वही आ गया। डीएनए से टीआरएनए नहीं बनेगा बच्चों, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। तो ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो आंसर यहां गया थर्ड गया। चलो क्वेश्चन 45 पे आते हैं। सैटेलाइट डीएनए इज इन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, सैटेलाइट डीएनए बेटा जी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो फिंगरप्रिंटिंग का भी इन जनरल क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। सैटेलाइट डीएनए याद आ गया ना, रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस बेटा जी बार बार रिपीट होता है, पुनरावर्तित होता रहता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए। सैटेलाइट डीएनए वो बेस पेयर की संख्या के बेस पर अलग अलग होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है, याद आ गया। उन्हीं को बोला जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, बहुरूपता मिलती है, और यही पॉलीमॉर्फिज्म बेटा जी उस फिंगरप्रिंटिंग का बेस होता है। क्योंकि किन्हीं दो बंदों में एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक युग्मनज जुड़वा को छोड़कर किन्हीं दो बंदों के वो सीक्वेंस कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म, खूब सारी बहुरूपता मिलती है, चेंजेस मिलते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए ये फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है बच्चों। VNTR इसी के बनते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट पढ़ रखा आपने। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। क्या कह रहा है, एक पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर में बेटा जी पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएगा, बहुरूपता दिखाएगा, सब में अलग अलग है। लेकिन आगे की लाइन क्या करी है, इन एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति में एक समान बहुरूपता दर्शाएगा। जैसे अपनी बॉडी में, मेरी बॉडी में किसी भी सेल का अगर डीएनए निकालूं सेम टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगी, एक जैसा ही है, तो उसका मतलब वो उसी बंदे का डीएनए है। लेकिन दो अलग अलग बंदों के डीएनए में कभी भी एक जैसी या वो कभी भी सीक्वेंस सेम नहीं होगी, उनमें क्या मिलेगी, उच्च श्रेणी की बहुरूपता। हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दो, उनको फिंगरप्रिंटिंग से हम पहचान नहीं सकते बच्चों, वो एक ही वहां है। तो समष्टि में पॉपुलेशन में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में समान बहुरूपता प्रदर्शित करता है, और वो वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। तो वही कैरेक्टर पेरेंट्स से किस में जाएंगे, प्रोजेनी में। तो उस प्रोजेनी का संतान के पेरेंट्स कौन है उसको भी हम फिंगरप्रिंटिंग से बेटा जी पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें अपना आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। चलो दूसरा, डजंट कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है, एंड इन सेम इन ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या के सारे मेंबर में एक जैसा थोड़ी होगा, पॉलीमॉर्फिज्म तो मिलेगी। कोड फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसा कोई एंजाइम नहीं बनाता, और ये भी मोस्टली प्रोटीन को कोड नहीं करता, मोस्टली तो इंट्रॉन वाले नॉन कोडिंग सीक्वेंस से तो आते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा बेटा, बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग है वो VNTR वाला। अगला, विद रेस्पेक्ट टू लेक ऑपेरॉन, फिर से लेक ऑपेरॉन का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम देन इट बाइंड्स टू, वही है, अगर मीडियम में लैक्टोज हो तो बेटा जी लैक्टोज और एलो लैक्टोज किसका काम करते हैं, वो बालकों इंड्यूसर का काम करते हैं। और जो इंड्यूसर या लैक्टोज है वो किससे बाइंड होता है, बाइंड विद रिप्रेशर प्रोटीन। और बेटा जी रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड होकर ये रिप्रेशर प्रोटीन या संदमिक प्रोटीन को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। और रिप्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव हो गई तो आपका लेकोपेरोन स्टार्ट हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। हाँ देख लो, लैक्टोज प्रेजेंट हो तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज कोजिंग रेप्लिकेशन ऑफ लेकोपेरोन जीन। पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज थोड़ी करता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज कहां है, आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा बच्चों। इंड्यूसर विच कोज एक्सप्रेशन ऑफ लेकोपेरोन जीन, हाँ लैक्टोज इंड्यूसर का ही काम करेगा जो लेकोपेरोन की जीन को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस का मतलब स्विच ऑन, वो जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है ना बच्चों, जीन का मतलब डीएनए, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और जब प्रोटीन बन जाए इसका मतलब उसने खुद को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, स्विच ऑन हो गया। आरएनए पॉलीमरेज विच देन बाइंड्स टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्राइब द लेकोपेरोन। तो विथ रेस्पेक्ट टू लेकोपेरोन क्या करे, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम देन इट बाइंड टू। लैक्टोज कहां से बाइंड होगा, लैक्टोज बेटा जी आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड थोड़ी होता है, लैक्टोज तो बाइंड होता है किससे, रिप्रेशर प्रोटीन से, ध्यान रख लेना। बाइंड टू रिप्रेशर विच डजंट बाइंड टू द ऑपरेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द जीन ऑफ लेकोपेरोन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, प्रेजेंट इन मीडियम देन इट बाइंड टू, तो लैक्टोज कहां बाइंड हुआ,
इस रिप्रेशर प्रोटीन से विच डजेंट बाइंड टू द ऑपरेटर। अब वो इनएक्टिव हो गई तो बेटा जी ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगी तो आरएनए पॉलीमरेज उन जीन को, लेक ओपेरोन की जीन को ट्रांसक्राइब कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन से पहले वो एमआरएनए बना, फिर वो प्रोटीन बन जाएंगे, एंजाइम बन जाएंगे, जेड वाई और ए से अलग अलग, जो आप पीछे पढ़ के आए थे। यहाँ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये भी देख लो कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम देन इट बाइंड्स टू, तो लैक्टोज खुद इंड्यूसर है, इंड्यूसर से बाइंड थोड़ी होगा, खुद ही इंड्यूसर है। इसलिए बेस्ट मोर प्रॉपर आंसर इसका फोर्थ जाएगा बेटा जी। 47 क्या कह रहा है? Which of the following molecule move regularly from the nucleus to the cytoplasm? देखो अच्छा क्वेश्चन, ये रहा सेल आपकी, ये न्यूक्लियस में डीएनए बेटा जी, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? पहले एचएनआरएनए से बेटा जी क्या बना? एमआरएनए। अब ट्रांसलेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में होगा। तो जो एमआरएनए है वो एमआरएनए बेटा जी कहाँ से? वो न्यूक्लियस से, इन न्यूक्लियर पोर से होते हुए रेगुलर कहाँ आएंगे? इस साइटोप्लाज्म में आएंगे और वहाँ वो फाइनली क्या बना देंगे? प्रोटीन। तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है? वो है आपका एमआरएनए। आरएनए दे रखा ऑप्शन में, तो सेकंड कर दो। और वो साइटोप्लाज्म में आके आरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोसेस को बोला था ट्रांसलेशन, जो साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर? आए क्वेश्चन 48 फिर से लो, लेकोपेरोन का क्वेश्चन है, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लेक्चर देख भी लिया होगा आपने। Which of the following is required as inducer for the expression of लेकोपेरोन? सीधा ही आ गया। लेकोपेरोन के लिए प्रेरक का काम कौन करता है? वही दोनों करते हैं, लैक्टोज और एक इसका आइसोमर बेटा जी एलोलैक्टोज, दोनों करते हैं। अब ऑप्शन में अगर आपको अलग अलग दे रखा हो तो मेन जो इंड्यूसर है वो कौन होगा? एलोलैक्टोज होगा, मेन एलोलैक्टोज होगा। तो लैक्टोज एंड गैलेक्टोज गलत हो गया, ग्लूकोज ये रहा, चौथा आ गया, इसमें लैक्टोज आ जाएगा, सीधा ही है। एलोलैक्टोज अगर अलग से होता तो पहले अपन प्रायोरिटी पे एलोलैक्टोज को करते हैं। 49 Which of the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at present? तो इसमें से बच्चों बता रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसकी आवश्यकता नहीं होती? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिंगरप्रिंटिंग में किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? देख लो ऑप्शन, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड अपने फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं किया। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ था ना बच्चों, वो प्रोब के साथ आप डीएनए को बाइंड करते हो तो प्रोब क्या था? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। तो अपना भी डीएनए है, अननोन डीएनए, और प्रोब भी डीएनए प्रोब है, तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वो तो होता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको भी यूज करते हैं। जो भी सस्पेक्टेड एरिया से डीएनए मिला है स्टार्ट में बेटा जी, उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए पीसीआर को यूज करते हैं। जिंक फिंगर एनालिसिस, ये वर्ड कहीं नहीं आता, इसका यूज नहीं होगा। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो यूज करेंगे। वीएनटीआर के दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, उनसे कट लगा के उनकी साइज को, बड़े डीएनए को छोटा करेंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो इसमें थर्ड आ जाएगा। ये जो जिंक फिंगर एनालिसिस है ये मोस्टली बेटा जी हाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए यूज होता है, प्रोटीन इंजीनियरिंग में वहां यूज करते हैं, इसको फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं किया जाता। तो आंसर अपना थर्ड गया। और पीसीआर का भी एक ध्यान रख लेना, फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर काम आती है बेटा जी, लेकिन फिंगरप्रिंटिंग में एक टेक्निक थी सदर्न ब्लोटिंग। हाँ ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ है। सदर्न ब्लोटिंग थी ना, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को वहाँ नाइट्रोसेलुलोज नाइलोन पे डालते हैं तो बेटा जी उस हाँ फ्लूइड जेल वाले पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सदर्न ब्लोटिंग। उसमें उसके बाद कहीं पीसीआर यूज नहीं होती। सदर्न ब्लोटिंग के रेफरेंस में पीसीआर का यूज नहीं होता। हाँ फिंगरप्रिंटिंग में इनिशियली होता है। सस्पेक्टेड क्राइम सीन से मान लो किसी का ब्लड मिल गया, हेयर मिल गया, तो उससे बेटा जी डीएनए निकाल के उसकी अमाउंट को एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है, तो आपके पास पीसीआर ही होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थर्ड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 50, मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड्स साइमल्टेनियसली। ये लो, तो जब ट्रांसलेशन होगा बेटा जी, ये आपका एक एमआरएनए, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से कौन जुड़ेंगे? ये कई राइबोसोम जुड़ गए। ये लो, ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, ये आपके सेल बायो में भी दे रखा है टर्म। तो कई राइबोसोम और एक एमआरएनए प्लस मोर देन वन राइबोसोम, क्या बोलते हो? इसे बोला जाता है पॉलीसोम। और बेटा जी ये कहलाएगा पॉली राइबोसोम या इर्गोसोम भी इसको कह देते हैं, नेम याद रखना।
तो ये तो गया, अब इस mRNA से आगे प्रोटीन बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो पहले आ गया पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम ऑल्सो कॉल्ड इर्गोसोम। चलो अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन 58। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। टीआरएनए क्या राइबोसोम होता? तो राइबोसोम में है बेटा जी, बात सही है। राइबोसोम की लार्ज यूनिट में ही तो टीआरएनए आएगा, होता तो क्या आएगा वो जब आप एमआरएनए से प्रोटीन बनाओगे। वैसे राइबोसोम की ये जो लाइन है ना, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर थोड़ी बनाता है बच्चों। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल आरएनए तो कौन सा था? आरआरएनए था, टीआरएनए नहीं होता ना। स्ट्रक्चरल में तो आरएनए होगा, गलत हो गया। यूजुअली हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा जी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो टीआरएनए की 2D स्ट्रक्चर है वो तो कैसी थी? क्लोवर लीफ लाइक। और 3D स्ट्रक्चर कैसी थी? इनवर्टेड एल शेप्ड। ध्यान आ गया? तो क्लोवर लीफ लाइक, अलग अलग आर्म्स होती है, ज्यादा तो नहीं रखना था। एक ये आर्म्स याद रख लो, एंटीकोडोन लूप, ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप। तो यहाँ एमिनो एसिड जुड़ेगा, इधर वो एमआरएनए के कोडोन से जुड़ जाएगा। तो टीआरएनए एक तरफ तो एमआरएनए के कोडोन को रीड करता है और दूसरी साइड में किसको जोड़े रखेगा? अमाइनो एसिड को, इसलिए एडेप्टर मॉलिक्यूल कहलाता है। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, ये थोड़ी लेके जाएगा। कोड फॉर प्रोटीन भी नहीं करता, वो एमआरएनए होता है। तो यहाँ आंसर कौन सा आ गया? सेकंड आ गया। चलो 51 से 52 की ओर। ये लो लेक ओपेरोन का फिर से क्वेश्चन बेटा जी, बहुत क्वेश्चन ओपेरोन के मिले। अब मैच कर लो इनको। आइजीन फटाफट, आइजीन तो रिप्रेशर बनाती है। रेगुलेटर जीन थी ना, आई, आई माने इनहिबिटर। हाँ ये ध्यान रख लेना, आई इंड्यूसर नहीं है बेटा जी, आई है इनहिबिटर, संदमक। Z से बेटा गैलेक्टोसाइडेज, A से ट्रांसएसिटाइलेज और Y से परमिएज, जो परमिएबिलिटी बढ़ाएगा। कर लेना मैच इसको। आए 53 पे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रेफर टू, याद करो फिर से HGP का, वही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। HGP से आ रहा है तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। मैथडोलॉजी थी ना दो बच्चों HGP में, एक तो थी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक वर्ड आता है सीक्वेंस एनोटेशन, याद आए? हाँ अनुक्रम टिप्पण वही। और एक था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, तो सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए। तो नाम से समझ आना बच्चों, एक्सप्रेस्ड का मतलब ऐसी सीक्वेंस जो खुद को क्या कर सके? डायरेक्ट एक्सप्रेस कर दे। कैसे? अब देखो आपके पास डीएनए है बच्चों, इसको ऐसे समझ लें, डीएनए है। अब डीएनए बच्चों जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएनए में तो इंट्रोन एक्सोन दोनों ही होते हैं ना, होंगी, क्योंकि डीएनए से पहले क्या बनेगा? एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए में मैं बता दूं, मान लो एक्सोन भी है, बीच में इंट्रोन भी आ गया, एक्सोन भी आ गया, ऐसे दोनों है मतलब। और हमें पता है इंट्रोन के पास नॉन कोडिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब एचएनआरएनए से हमने बना दिया एमआरएनए, उसमें अभी बता रहा था मैं केवल कौन है? एक्सोन है। तो अगर आप डीएनए से सीक्वेंस बेटा जी निकालोगे तो डीएनए में तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही आ जाएगा, इंट्रोन एक्सोन, ठीक है। और एक्सप्रेस का मतलब हम सीधा एमआरएनए से इसको यूज कर ले, तो एमआरएनए में है ही कौन? ओनली एक्सोन है, केवल वही पोर्शन है जो खुद को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। अगर डीएनए यूज किया तो उसमें तो इंट्रोन भी आ जाएगा, जो नॉन कोडिंग पोर्शन होता है। समझ गए? तो आरएनए के रेफरेंस में अगर आप यूज करते हो तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। और वो किस में आया था? एचजीपी में आया था। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में यूज नहीं करते, वो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। नोवेल डीएनए सीक्वेंस, जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, आरएनए के फॉर्म में जो एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि आरएनए के पास है ही एक्सोन, और एक्सोन बेटा जी कौन सा पोर्शन है? कोडिंग पोर्शन है। इससे फिर वो डीएनए बना लेंगे, सीडीएनए जिसको बोलते हैं। चलें फिर आगे 54 क्वेश्चन की ओर चलें, आ जाओ। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। देख लो, वो आया था ना, 3 स्टेप आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बेटा जी, इनिशिएशन, इलोंगेशन दीर्घीकरण और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बोले तो समापन। तीनों स्टेप आ गए। तीनों में एक एंजाइम चाहिए, कौन सा? ये भी कराया था अपन ने, आरएनए पॉलीमरेज, होलो एंजाइम होता है बच्चों। इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज और पॉलीमरेज। लेकिन ध्यान था आपको, इनिशिएशन के टाइम पॉलीमरेज के साथ कौन जुड़ेगा? सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेशन के टाइम कौन जुड़ेगा? रो फैक्टर। क्लियर? तो इनिशिएशन में कौन आएगा? सिग्मा, और टर्मिनेशन में कौन सा? रो। सिग्मा एंड रो रेस्पेक्टिवली।
क्लियर है? तो वैसा एंजाइम आए तो आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड कर देंगे इसका, हो गया। आओ 55 पे फटाफट। द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय, ये रहा फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। न्यूक्लिन टर्म किसने दिया था? न्यूक्लिन, हाँ फ्रेडरिक मीशर, सीधा ही है। मीशर ने तो बताया था वो डब्ल्यूबीसी पस सेल, डब्ल्यूबीसी में बेटा जी न्यूक्लिन बोला था। फिर अल्टमान जो था ये साइंटिस्ट, इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड कहा। अल्टमान ने इसके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया था? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि नेचर वाइज एसिडिक होता है। बाकी फ्रेडरिक मेशर ने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। मेंडल तो वही फादर ऑफ जेनेटिक। फ्रैंकलिन वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा वाले, जिनको यूज करके वाटसन और क्रिक ने वो डबल हेलिकल मॉडल दिया था बीडीएनए का। चारगाफ था ही वो प्यूरिन पायरिमिडिन की नंबर वाला जो डीएस डीएनए पर एप्लीकेबल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर। आओ 55 से 6 पर आए। विच इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जीनोम और फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है? अभी पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था बच्चों। फिंगरप्रिंटिंग का बेस ये है कि नहीं, दो बंदों के, दो अलग अलग इंडिविजुअल की अगर बात की जाए बच्चों, तो उनके फिंगरप्रिंटिंग सेम नहीं होंगे। डीएनए में बेसेस में आपको चेंज मिलेंगे। वो पॉलीमॉर्फिज्म तो होती है, बहुरूपता, वेरिएशन, चेंजेस, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का बेटा जी डीएनए 100% सेम होता है। क्लियर? तो पॉलीमॉर्फिज्म आरएनए में मिलेगी कि डीएनए में मिलेगी? डीएनए में मिलेगी बेटा जी। पॉलीमॉर्फिज्म किस में मिलेगी? डीएनए में मिलेगी। एचएनआरएन सीक्वेंस में नहीं होती। तो पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, यही एचजीपी का बेसिस है, जीन मैपिंग, और ह्यूमन जीनोम का बेसिस रहेगा। चलें आगे। चलो 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है? E. coli has only 4.6 10 to the power 6 base पेयर थे एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। ये भी एनसीईआरटी में है बच्चों, पुरानी एनसीईआरटी में 38 दे रखा है, करेक्शन कर लेना। 18 से 20 मिनट में E. coli में डिवीजन होता है, रेप्लिकेशन होता है। द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ कोई फॉर्मूला और कुछ आपको अप्लाई नहीं करना है, ये एनसीईआरटी की डेटा ही है, वहाँ दे रखा है। डीएनए रेप्लिकेशन में बिल्कुल 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, बिल्कुल एनसीईआरटी का डेटा, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर जाएगा। आंसर होगा सेकंड। तो इसीलिए बच्चों फास्ट प्रोसेस है, हाईली एक्यूरेटेड, एक्सपेंसिव, वेरी फास्ट प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन। पर सेकंड 2000 बेस पेयर विद रेफरेंस टू E. coli। 58 पर आओ। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्सिन, वही आरआरएनए कहां बनता है? हाँ, आप सेल बायो में भी बच्चों इसको पढ़ते हो। आरआरएनए का जो बायोसिंथेसिस है वो न्यूक्लियोलस में होगा, केंद्रिका। न्यूक्लियस में भी कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, वहाँ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए वहाँ बनता है, वहाँ से फिर बाहर के राइबोसोम फॉर्म करेगा। क्लियर? बाकी न्यूक्लियस में होते ही हैं। चलें नेक्स्ट 59। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शन इज यूज्ड इन ट्रांसलेशन? हाँ, अच्छा क्वेश्चन एम्स का बच्चों। कौन सा समूह अनुवादन में उपयोगी होता है? ट्रांसलेशन में इनमें से कौन सा, किसको यूज करते हो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? जब आप एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे होते हो, उसमें कौन यूज होता है? एचएनआरएनए यूज नहीं होता। एमआरएनए बनेगा पहले, एमआरएनए से आप प्रोटीन बनाओगे बच्चों। एमआरएनए यूज होगा, टीआरएनए भी होगा, आरआरएनए भी होगा, जिसमें एचएनआरएनए वो नहीं होगा। आंसर सेकंड आएगा। एमआरएनए का यूज तो पता ही चल गया आपको, एमआरएनए तो है ही मेन 523 जिसपे आप बनाओगे, इसी के पास तो इंफॉर्मेशन है। टीआरएनए भी यूज होगा, ये रहा। लार्ज यूनिट पे आके बेटा जी कौन जुड़ा? टीआरएनए, एंटीकोडोन उसी के पास है, उसी पर एमाइनो एसिड जुड़ेगा। आरआरएनए, राइबोसोम बना ही किसका है? आरआरएनए का। ये तीनों यूज होते हैं, तो आंसर गया अपना सेकंड बेटा जी। चलो क्वेश्चन 60। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। इन ए 3.2 किलो बेस पेयर long piece of DNA 820 adenine base were found, what would be the number of cytosine base? कर लोगे आप, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रेफरेंस में तो ही जाएगा ना। कितना बोला इसने? 3.2 kbp, किलो बेस पेयर है, हाँ किलो ही मान लो आप, किलो वाला है, तो 3.2 है, तो बेटा जी इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया, किलो हटा दो, ये के का मतलब किलो से है यहाँ ना, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये लगभग आ गया 3200 बेस पे, बेस ही मान लियो है ना, 300 टोटली आ गए। तो टोटल बेस यहाँ
3 2 डबल 100 हो गए, बेस सी मान लेना इसको, बेस सी सोल्व हो जाएगा इजीली। अब टोटल इतने हैं तो बेटा जी इसमें से एडिनिन कितना दे दिया आपको, एडिनिन दे दिया 820। सीधा सा पता है अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो एडिनिन जितने होंगे उतने थाइमिन होंगे, ग्वानिन जितने होंगे उतने साइटोसिन होंगे, क्लियर बात है। तो एडिनिन 820 है तो बेटा जी थाइमिन भी कितने हुए, 820 हुए, तो कितने हो गए लो, तो एडिनिन और थाइमिन हो गए 1640। तो टोटल 3200 है, इनमें से हटा दूं मैं 1640, ये हटा दोगे तो ग्वानिन और साइटोसिन आ जाएंगे, वही तो बचे दोनों। कर लो, इसमें करोगे तो 0 6 5 ये आ गए ग्वानिन और साइटोसिन दोनों। अब इसमें से ग्वानिन निकाल लो, तो ग्वानिन निकाल लो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 7 8 ये आ गए। ग्वानिन 780 और साइटोसिन भी 780 फर्स्ट हो जाएगा। बेस है वो, किलो बेस, किलो का मतलब मल्टीप्लाई कर लो उसको 1000 से, फिर सोल्व कर लो, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में पता है ना आपको, एडिनिन उतने ही थाइमिन, ग्वानिन उतने ही साइटोसिन, तो किसी एक की अमाउंट दे दे, बाकी तीनों की आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। ठीक क्वेश्चन है। आओ 61 क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर गिवन बिलो। फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप दे रखे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी वाले स्टेप ही हैं, मैंने एन लगा दिया। फिंगरप्रिंटिंग एचजीपी के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देयर करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो उनकी करेक्ट सीक्वेंस सारे है वैसे फिंगरप्रिंटिंग के, बस सीक्वेंस आपको देखनी है बेटा जी करेक्ट कौन सी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले वो सीक्वेंस पता ही है आपको, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों अपन, उस साइड से डीएनए निकाला, फिर पीसीआर लगा के डीएनए को एम्पलीफाई किया, नंबर बढ़ा दी, रिक्वायरमेंट हो तो पीसीआर करते, नहीं तो नहीं करते। अब बेटा जी जब डीएनए की नंबर बढ़ गई तो वहाँ कौन सा एंजाइम लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन करवाया, कट करवाए, देन अप्लाई किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब फाइनली उसकी ब्लोटिंग की, उस फ्रेगमेंट को डाल दिया किस पर, नाइलोन नाइट्रोसेलुलोज पर। ब्लोटिंग के बाद जो डीएनए के सिंगल स्टैंड आए उन्हें प्रोब के साथ फ्यूज किया, हाइब्रिडाइज किया, देन एक्सरे से ऑटो रेडियोग्राफी, वही सारी स्टेप एनसीईआरटी वाली है। तो देख लो हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब, इनमें बेटा जी सबसे पहली स्टेज तो ये लग रही है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करना, डाइजेशन। इन पांचों में से सबसे पहले मैं सी को दूंगा, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद देखो बच्चों, यहां दे रखा है इसने स्टार्ट से, डाइजेशन के बाद क्या अप्लाई करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आए थे ना बायोटेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपन डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है तो किधर जाता है वो, किधर जाता है, हाँ एनोड, वही। तो सेकंड आ गया ये रो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रेगमेंट कर लो, फ्रेगमेंट को अलग कर लो, सेपरेट कर लो साइज के अकॉर्डिंग। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद बेटा जी ब्लोटिंग कहाँ है, हेरी, ब्लोटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन नाइट्रोसेलुलोज तो ई, और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब, प्रोब के साथ दो डीएनए जुड़ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो सी ए ई बी, देख लो कौन से ऑप्शन में सी ए ई बी और एक लास्ट डी भी दिख रहा, फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी, ये सेकंड हो गया। क्लियर है, वही स्टेप है एज इट इज। 62 पे आए, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग साइज, दिए गए जो दे रखे हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में बच्चों इंक्रीजिंग साइज में अरेंज करो, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम, जीन, जीनोम। जीनोम क्या होता है, हाँ अरे टोटल नंबर ऑफ जीन क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट ऑफ, हाँ हैप्लॉइड सेट का मतलब एन में टोटल नंबर ऑफ जीन जो होते हैं उसको जीनोम बोल देते हैं बच्चों। हैप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम में जो टोटल नंबर ऑफ जीन है वही क्या है, जीनोम है। तो न्यूक्लियोइड से बड़ा क्रोमोसोम ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम से बड़ा जीन ये गलत हो गया ना, क्रोमोसोम बड़े होते हैं, एक क्रोमोसोम पर कई जीन होते हैं, पता आपने को। जीनोम फिर क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड जीन तो छोटा होगा, न्यूक्लियोटाइड जीनोम जीन क्रोमोसोम गलत, न्यूक्लियोटाइड फिर जीन क्रोमोसोम जीनोम, हाँ न्यूक्लियोटाइड तो एक न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है ना बच्चों, एक शुगर, वो इधर नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, एक जीन डीएनए का पार्ट है, कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो सकता है, बड़ा है, उससे बड़ा फिर एक क्रोमोसोम पे कई जीन है, और हैप्लॉइड सेट ऑफ जो टोटल जीन है वो जीनोम हो गए। एन का मतलब अपनी हैप्लॉइड सेल की बात करें तो कितने हो गए, 23, फोर्थ हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो बेटा जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 63, अरे आ गया।
सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढो। फिर से एचजीपी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, एचजीपी के वो जो सैलिएंट फीचर दे रखे ना 8, 10, 12 वो अलग से विशेष लक्षण, उनको घोट लेना। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, उसी से ओरिएंटेड। ये एम्स का क्वेश्चन है, क्या है देखो फीचर पहला, बताओ देखिए खुद ही। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस, बिल्कुल 3164.7 मिलियन इतने दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। लेस देन 10% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 10% होता है क्या? हाँ, लेस देन कितने बेटा जी? 2% से भी कम जीन प्रोटीन को कोड करते हैं, मतलब 98 या उससे ज्यादा वो इंट्रोन है जो प्रोटीन कोड नहीं करता। ये गलत हो गया। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, बिल्कुल रिपीटेड सीक्वेंस वही सैटेलाइट जीन में बड़ा पार्ट, बड़ा पोर्शन बनाता है। क्रोमोसोम फर्स्ट हैज मोस्ट जीन एंड वाई हैज द फ्यूएस्ट, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा और वाई पे सबसे कम, ये स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था, वहां बताया था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट की बात आए तो सेकंड, क्योंकि सेकंड में 10 की जगह कितना आना चाहिए था? लेस देन 2%। 64 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो, सही कथन ढूंढो। ढूंढ लोगे? ढूंढो फिर साथ साथ। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन सेम कंपार्टमेंट ऑफ प्रोकैरियोट। हाँ, प्रोकैरियोट बेटा जी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं अलग से, तो वहीं डीएनए है, एमआरएनए बना और वहीं प्रोटीन, तो एक ही कंपार्टमेंट में चल रहा है, उसी सेम चैम्बर में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, तो ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में होगा और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, वहाँ अलग अलग होगा। लेकिन प्रोकैरियोट में तो एक में होंगे बैक्टीरिया में। सही है पहला, तो करेक्ट तो पहला ही हो गया। देख लो आगे, हो सकता है पहला ही, पहला भी तो आंसर आता है। मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन अंडर सिंगल प्रमोटर। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब यूकैरियोट में बच्चों ऐसा आरएनए जिसमें हाँ एक ही प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन हो, तो मोर देन वन नहीं होगा, गलत हो गया। इंट्रॉन एंड एक्सोन बोथ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंट्रॉन प्रोटीन कोड नहीं करते, नॉन कोडिंग होते हैं, एक्सोन ही करेगा। इन प्रोकैरियोट स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग अकर बिफोर ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती नहीं, स्प्लाइसिंग तो यूकैरियोट्स में होती है, तो बिल्कुल फर्स्ट आ जाएगा, करेक्ट पूछा है। चलो 65 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोसाइड? सीधा ही ये आपके एनसीईआरटी की चैप्टर के बेटा जी पीछे भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। देखो ये पूछा है, वैसे बिल्कुल पीछे का ही क्वेश्चन है, करवाता हूं मैं सोल्व, कर लिया करो वो भी। तो इनमें से न्यूक्लियोसाइड कौन सा है? न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, वही तो साइड है। फॉस्फेट जुड़ने के बाद टाइड बनेगा। हाँ ज्ञानियों, तो एडिनोसिन बिल्कुल न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन बेटा जी एडिनाइलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड है। लाइक ये लिखा मिले ना वाइलिक एसिड, ये सफिक्स अगर दिखे तो बेटा जी वो न्यूक्लियोटाइड ही होगा, वो न्यूक्लियोटाइड ही होगा। एडिनाइलिक, साइटिडाइलिक, गुवेनाइलिक, यूटिडाइलिक, तो आइलिक लग गया, मतलब वो 100% क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो नहीं हुआ, दूसरा गलत हो गया। इसमें देखो एडिनोसिन, गुवेनोसिन, साइटिडीन, ये दूसरा ही जा रहा है, इसमें साइटिडाइलिक आ गया, इसमें गुवेनाइलिक आ गया, तो सेकंड ऑप्शन है जो इसमें सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड हैं। चलो क्वेश्चन 66 पर आते हैं। ये लो 2020 का क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कर लोगे सॉल्व। इन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर क्या बेटा जी ऑफ ए डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल इतने होते हैं, देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रॉक्स। लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। वैसे इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इतनी दे दी 0.3 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इतने बता दिए डीएनए डबल हेलिक्स में, तो बेटा जी लेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है। पता ही है वैसे तो, सीधा ही पता आपको, और वैसे भी बता दें लेंथ ऑफ डीएनए के लिए बेटा जी वो फॉर्मूला भी है ना। लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव बेस पेयर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर और उनके बीच डिस्टेंस कितनी उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस पेयर कितने हैं टोटल? 6.6 मल्टीप्लाई 10 to the power 9, और डिस्टेंस कितनी बता रखी है? 0.34 नैनोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, आ गया आंसर। तो 6.6 मल्टीप्लाई 10 to the power 9, 0.34 10 to the power -9 मीटर हो गया ना। इस चीज़ ऊपर माइनस ये कट हो गया बेटा जी, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 2.24 मीटर के लमसम आंसर आ जाएगा।
तो अपनी एक डिप्लॉइड सेल में बेटा जी लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होगी 2.2 मीटर। सेकंड आंसर आएगा। इससे डिस्टेंस भी कैलकुलेट करवा सकता है, नंबर ऑफ बेस पेयर भी करवा सकता है, इकोलाई में पूछ भी रखा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन। चलें आगे, क्वेश्चन 67, हाँ सेकंड लास्ट ही लग रहा है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके आए थे। क्वेश्चन में ही देखो आंसर है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब सीधा ही आ गया कि सर डीएनए हेलिक्स खोलने वाला, डीएनए हेलिक्स को ओपन करने वाला। जो डीएनए के डबल हेलिक्स है उनके बीच कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको ओपन करने वाला सीधा ही माइंड में आया सर हेलिकेज ही तो होता है। हेलिकेज ही तो था जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हेलिक्स को ओपन करेगा, होता है हेलिकेज। लेकिन बेटा जी हेलिकेज कहां यूज हो रहा था, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, वहां यूज हो रहा था। पूछा आपसे क्या है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जब आप डीएनए से एमआरएनए बनाओगे तब कौन यूज होगा। तो बेटा जी वहां तो वही है जो आरएनए बनाने में हेल्पफुल होता है, आरएनए पॉलीमरेज। हाँ इसमें काफी मिस्टेक करके आए थे। तो पॉलीमरेज खुद डीएनए हेलिक्स को ओपन करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके, फिर वहां से पॉलीमराइजेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा आरएनए बनाने के लिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। हाँ अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, ये ट्रांसक्रिप्शन वर्ड नहीं होता तो हेलिकेज कर देते, रेप्लिकेशन हो या नहीं हो सीधा ही दे देते तो हेलिकेज होता। बट बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन दे दिया तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन 68, काफी सोल्व करवा दिए हैं आज। हाँ अच्छे से प्रैक्टिस होगी इस पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसमें वेटेज है 5 to 7 क्वेश्चंस का। हाँ 5-6 क्वेश्चन मान लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 1H बॉन्ड, ये सीधा ही क्वेश्चन आ गया लास्ट। एडेनिन और थाइमिन के बीच सिंगल होता है कि डबल होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो मैं इसको गलत मानूंगा। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत बात। एडेनिन डजंट पेयर विद थाइमिन, फिर गलत। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सही। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बेटा जी ये अपन ने कितने 68 क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए और प्रीवियस ईयर एग्जाम में नीट के, एआईपीएमटी के, एम्स के सारे बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने 1 by 1 कंसेप्ट समझते हुए सोल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं बच्चों इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के साथ ही जो पूरा मोलिकुलर बेसिस वाला चैप्टर है उसके हर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा चैप्टर ही एक तरह से रिवाइज हो गया, क्योंकि बेटा जी हर पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। और जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उस पूरे कंसेप्ट को समझाने का एफर्ट करता हूं, उस कंसेप्ट को आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में घुसाने का एफर्ट करता हूं। तो इससे अपना पूरा चैप्टर एक बार प्रॉपरली रिवाइज हो जाता है, हमें आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर के इस वाले पॉइंट से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अगर इस पॉइंट से अब क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत नहीं होगा, मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा। बस यही उम्मीद होती है बच्चों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कराने के पीछे। तो मैं तो अपने इस एफर्ट को तभी सफल मानूंगा जब एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए और मेरे इन प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स का वो सही हो जाए, तभी तो फ्यूचर डॉक्टर्स बनोगे। सही हो जाएगा तो मयंक सर अपनी इस मेहनत को भी सफल मानेंगे बच्चों। ठीक है, मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में एक और नए एनसीईआरटी के किसी टॉपिक या क्वेश्चंस बैंक के साथ। तब तक के लिए वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।